अभी जैसे आप ये सुन रहे हैं, ठीक इसी मोमेंट में इस धरती से 15 अरब 4 करोड़ माइल्स की दूरी पर एक मशीन उड़ रही है। वो मशीन एक ऐसे ट्रांसमीटर से सिग्नल भेज रही है जो आखिरी बार 1981 में ऑन हुआ था। उसकी कंप्यूटिंग पावर एक मॉडर्न ग्रीटिंग कार्ड से भी कम है। वो ग्रीटिंग कार्ड जो आप किसी को बर्थडे पर देते हैं, जिसमें एक टाइनी चिप लगी होती है जो म्यूजिक बजाती है, उसमें भी वॉयेजर 1 से ज्यादा कंप्यूटिंग पावर है। और फिर भी वो मशीन आज भी डेटा भेज रही है। आज भी उस अंधेरे में से कुछ बता रही है जहां इंसान की बनाई कोई चीज पहले कभी नहीं गई। वॉयेजर 1 अब तक की सबसे दूर जाने वाली ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट है, और जिस बाउंड्री को क्रॉस करने के लिए उसे भेजा गया था, हमारे सोलर सिस्टम का एज, वो बाउंड्री निकली कुछ ऐसी जो किसी ने प्रिडिक्ट नहीं की थी। किसी ने नहीं, न वो साइंटिस्ट्स जिन्होंने इसे बनाया, न वो इंजीनियर्स जिन्होंने इसे लॉन्च किया, न वो थियोरिस्ट्स जिन्होंने दशकों तक इस बाउंड्री के मॉडल्स बनाए। जो मिला वो स्ट्रेंज था। जो मिला वो इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि वो साइंटिस्ट्स जिन्होंने इस मिशन को पॉसिबल बनाया, वो आपस में ही लड़ने लग गए। 25 अगस्त 2012 को नासा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसकी हेडलाइंस उस दिन पूरी दुनिया के हर बड़े न्यूज़पेपर में थीं। वॉयेजर 1, एक स्पेसक्राफ्ट जो साइज में एक कॉम्पैक्ट कार से भी छोटी है, ऑफिशियली पहला ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट बन गई थी जिसने इंटरस्टेलर स्पेस में एंट्री की थी। 40 साल की फ्लाइट, 11 अरब माइल्स से ज्यादा का सफर, और एक ऐसी बाउंड्री क्रॉस हुई जिसे कोई भी मशीन, कोई भी सैटेलाइट, कोई भी प्रोब पहले कभी नहीं छू पाई थी। उस अनाउंसमेंट में एक स्पीशीज डिफाइनिंग मोमेंट का वेट था। कुछ दिनों के लिए पूरी दुनिया ने इसे एग्जैक्टली उसी तरह ट्रीट किया। फिर बहस शुरू हुई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ ही हफ्तों के अंदर हीलियोफिजिक्स कम्युनिटी में एक क्वाइटर नैरेटिव सर्कुलेट होने लगी। कई प्रोमिनेंट रिसर्चर्स ने उस क्लेम को चैलेंज किया। डेटा एम्बिगुअस था, उन्होंने कहा। एक क्रिटिकल मेजरमेंट थी जो थियोरेटिकल प्रेडिक्शंस के साथ कोऑपरेट करने से मना कर रही थी। कुछ साइंटिस्ट्स ने आर्ग्यू किया कि स्पेसक्राफ्ट अभी भी हीलियोस्फीयर के अंदर है, वो प्रोटेक्टिव बबल जो हमारे सूरज से निकलने वाले चार्ज्ड पार्टिकल्स से बनती है। दूसरों का कहना था कि वॉयेजर एक ऐसे रीजन में एंटर हुई है जिसका डिस्क्रिप्शन पहले कभी किसी ने दिया ही नहीं था। कुछ इनसाइड और आउटसाइड के बीच ये डिबेट 1 साल से भी ज्यादा चली। सितंबर 2013 में नासा ने फॉर्मल कॉन्फर्मेशन इशू की, लेकिन उससे भी सब चुप नहीं हुए। लेनर्ड फिस्क, एक रिस्पेक्टेड हीलियोफिजिसिस्ट जिन्होंने डेकेड्स तक हमारे सूरज के मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस को स्टडी किया, उन्होंने 2022 तक ये मेंटेन किया कि प्रोब ने हीलियोस्फीयर को ट्रूली कभी एग्जिट नहीं किया। उनकी रीजनिंग स्पेसिफिक थी, मैग्नेटिक फील्ड डेटा पर ग्राउंडेड थी। वो अकेले नहीं थे। साइंटिफिक कम्युनिटी का एक मेजरेबल हिस्सा उस सेलिब्रेशन को प्रीमेच्योर मानता था। कुछ ने पेपर्स पब्लिश किए जिनमें आर्ग्यू किया गया कि स्पेसक्राफ्ट एक नॉवल रीजन में एंटर हुई है जो बस इंटरस्टेलर कंडीशंस को मिमिक कर रहा था। दूसरों ने क्वेश्चन किया कि 1970 के दशक की इंस्ट्रूमेंटेशन एक ट्रू क्रॉसिंग और एक फ्लक्चुएशन के बीच का फर्क पहचान भी सकती है या नहीं। तो सोचिए, इसका मतलब क्या है? अनमैन्ड स्पेस फ्लाइट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा माइलस्टोन उन्हीं साइंटिस्ट्स के द्वारा कंटेस्टेड है जिनके काम ने उसे पॉसिबल बनाया। पब्लिक को बताया गया कि स्पेसक्राफ्ट ने सोलर सिस्टम छोड़ दिया। रिसर्चर्स आपस में आर्ग्यू कर रहे थे कि छोड़ना का मतलब होता क्या है, और उस डिसएग्रीमेंट के अंदर दबा हुआ है एक ऐसा सवाल जो लॉन्च के लगभग आधी सदी बाद भी जेन्युइनली अनआंसर्ड है। सोलर सिस्टम एक्चुअली खत्म कहां होता है? यह सवाल सिंपल लगता है, जैसे इसका एक क्लीन डेफिनेटिव जवाब होना चाहिए। एक बाउंड्री जिसे आप पॉइंट कर सकें, एक लाइन जो मैप पर हो। लेकिन इस स्पेसक्राफ्ट ने 48 सालों में जो भी डेटा भेजा है, उसने इस जवाब को पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल, कहीं ज्यादा स्ट्रेंज और कहीं ज्यादा अनसेटल्ड बना दिया है। डेफिनेशन बदलती रहती है, बाउंड्री खिसकती रहती है, एविडेंस खुद से कॉन्ट्रडिक्ट करती रहती है। हम उसी एविडेंस को फॉलो करेंगे। एक समर इंटर्न की हैंड ड्रॉन प्लॉट से 1965 में
एक करप्टेड कंप्यूटर चिप तक जो 15 अरब माइल्स दूर है, एक $900 मिलियन मिशन से जिसे कांग्रेस ने मार दिया, एक बैकअप ट्रांसमीटर तक जो 43 साल की चुप्पी के बाद जागा, एक सीक्रेट लव स्टोरी से जो ब्रेन वेव्स में एनकोड हुई, एक प्रेशर वॉल तक जो इंटरस्टेलर स्पेस में बैठी है और जिसका साइंस के पास अभी तक कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। वॉयेजर ने सोलर सिस्टम की बाउंड्री पर जो पाया उसने मॉडल्स तोड़े, करियर्स खत्म किए, आउटकास्ट्स को विंडिकेट किया और साइंस के सामने उससे ज्यादा ओपन क्वेश्चंस छोड़ दिए जितने इस जर्नी के शुरू होने पर थे। ये इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है एक ग्रेड स्टूडेंट, एक पेंसिल और एक ऐसे वंस इन अ लाइफ टाइम प्लैनेटरी अलाइनमेंट से जिसे किसी ने नोटिस ही नहीं किया था। 1965 की गर्मी थी। गैरी फ्लैंड्रो नाम का एक यंग ग्रेजुएट स्टूडेंट पैसाडेना, कैलिफोर्निया में जेट प्रोपल्शन लैबोरेटरी के एक कॉर्नर ऑफिस में घुसा। रूटीन असाइनमेंट थी, आउटर प्लैनेट्स की तरफ फ्यूचर मिशंस के लिए ट्रेजेक्टरीज कैलकुलेट करो। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो कुछ ऐसा ढूंढेगा जो हिस्ट्री बदल दे। उसके पास कोई कंप्यूटर सिमुलेशन नहीं थी, ऑर्बिटल मॉडलिंग सॉफ्टवेयर नहीं था। 1965 में ऐसी चीजें प्रैक्टिकली एग्जिस्ट ही नहीं करती थीं। बस पेंसिल थी, रेफरेंस टेबल्स थीं और ग्राफ पेपर था। उसने जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून की पोजीशंस को आने वाले डिकेड्स में हैंड प्लॉट किया। आर्क्स खींची धीरे धीरे हाथ से, और उन आर्क्स में उसे एक ऐसी चीज दिखी जो रिमार्केबल थी। चारों गैस जायंट्स एक ऐसे कॉन्फ़िगरेशन में अलाइन हो रहे थे जो सूरज के एक ही तरफ था, और इस कॉन्फ़िगरेशन में एक सिंगल स्पेसक्राफ्ट एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट की तरफ स्लिंगशॉट हो सकती थी, हर प्लैनेट की ग्रेविटी को एक फ्री एक्सेलरेटर की तरह यूज करते हुए। हर प्लैनेटरी एनकाउंटर स्पेसक्राफ्ट की ट्रेजेक्टरी को बेंड करता और वेलोसिटी ऐड करता। एक्स्ट्रा फ्यूल नहीं, बस ग्रेविटी, एक कॉस्मिक रिले रेस। वो विंडो 1970 के दशक के अंत में खुलने वाली थी और 176 साल तक वापस नहीं आने वाली थी। आखिरी बार जब ये 4 प्लैनेट्स इस तरह अलाइन हुए थे, तब अमेरिकन रेवोल्यूशन शुरू भी नहीं हुई थी। मोजार्ट एक बच्चा था। अगली बार ये विंडो खुलेगी तो साल होगा 2153। 1965 में जो भी इंसान जिंदा था उसके पास इस ट्रेजेक्टरी को यूज करने का एग्जैक्टली एक ही मौका था, और उस मौके की एक्सपायरी डेट बस कुछ ही साल दूर थी। इस डिस्कवरी ने JPL में आग लगा दी। मिशन का नाम रखा गया ग्रैंड टूर। नासा ने इमेजिन किया कि मल्टीपल स्पेसक्राफ्ट चारों आउटर प्लैनेट्स के पास्ट जाएंगी, हर स्टॉप पर डेटा कलेक्ट करेंगी। एस्टिमेटेड प्राइस टैग आई $900 मिलियन। कांग्रेस ने ग्रैंड टूर को किल कर दिया। वियतनाम वॉर बजट स्ट्रेन कर रहा था। अपोलो प्रोग्राम पहले ही एक्सपेंसिव एक्सप्लोरेशन के लिए पब्लिक एपेटाइट कंज्यूम कर चुका था। लॉमेकर्स को गैस जायंट्स विजिट करने में कोई अर्जेंसी नहीं दिखी। आउटर प्लैनेट्स कहीं नहीं जा रहे थे, ऐसा आर्ग्यूमेंट था। ये इग्नोर करते हुए कि अलाइनमेंट विंडो एब्सोल्युटली जाने वाली थी। JPL के इंजीनियर्स ने मिशन को रिपैकेज किया। ग्रैंड टूर बन गया मैरिनर जुपिटर सैटर्न। बजट हुआ तकरीबन $250 मिलियन, ओरिजिनल का 1/3 से भी कम। ऑफिशियल स्कोप सिर्फ जुपिटर और सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून कट। और यहां वो क्रिटिकल डिटेल है जो इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के बारे में सब कुछ बदल देती है। यूरेनस और नेपट्यून तक के एक्सटेंशंस कभी अप्रूव्ड प्लान का हिस्सा नहीं थे। वो बाद में ऐड हुए एक एक करके, तभी ऑथराइज किए गए जब हर प्रीवियस फ्लाई बाय ने इतने इंप्रेसिव रिजल्ट्स दिए कि कंटिन्यूड फंडिंग जस्टिफाई हो सके। सैटर्न के बाद यूरेनस, यूरेनस के बाद नेपट्यून। हर बार एक गैम्बल, हर बार एक वोट जो मिशन को वहीं रोक सकता था। वॉयेजर ने सैटर्न से आगे जो भी डिस्कवर किया, टर्मिनेशन शॉक, हीलियोपॉज, स्टैग्नेशन रीजन, मैग्नेटिक फील्ड मिस्ट्री, प्रेशर फ्रंट 2, सब कुछ वो एक ऐसे मिशन से आया जो ऑफिशियली सैटर्न्स ऑर्बिट पर खत्म होनी चाहिए थी। साइंस को लगा था कि ग्रैंड टूर वो पाथ था। जो एक्चुअली हुआ वो था कुछ मेसियर, चीपर, पॉलिटिकली फ्रैजाइल और अल्टीमेटली उससे कहीं ज्यादा सक्सेसफुल।
एक स्पेसक्राफ्ट जो आउटर सोलर सिस्टम के इनर एज के लिए डिजाइन की गई थी, वो पहुंच गई हर चीज के आउटर एज पर। उसके पास कोई कंप्यूटर सिमुलेशन नहीं थी, ऑर्बिटल मॉडलिंग सॉफ्टवेयर नहीं था। 1965 में ऐसी चीजें प्रैक्टिकली एग्जिस्ट ही नहीं करती थीं। बस पेंसिल थी, रेफरेंस टेबल्स थीं और ग्राफ पेपर था। उसने जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून की पोजीशंस को आने वाले डिकेड्स में हैंड प्लॉट किया। आर्क्स खींची, धीरे धीरे, हाथ से, और उन आर्क्स में उसे एक ऐसी चीज दिखी जो रिमार्केबल थी। चारों गैस जायंट्स एक ऐसे कॉन्फ़िगरेशन में अलाइन हो रहे थे जो सूरज के एक ही तरफ था, और इस कॉन्फ़िगरेशन में एक सिंगल स्पेसक्राफ्ट एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट की तरफ स्लिंगशॉट हो सकती थी, हर प्लैनेट की ग्रेविटी को एक फ्री एक्सेलरेटर की तरह यूज करते हुए। हर प्लैनेटरी एनकाउंटर स्पेसक्राफ्ट की ट्रेजेक्टरी को बेंड करता और वेलोसिटी ऐड करता। एक्स्ट्रा फ्यूल नहीं, बस ग्रेविटी, एक कॉस्मिक रिले रेस। वो विंडो 1970 के दशक के अंत में खुलने वाली थी और 176 साल तक वापस नहीं आने वाली थी। आखिरी बार जब ये 4 प्लैनेट्स इस तरह अलाइन हुए थे, तब अमेरिकन रेवोल्यूशन शुरू भी नहीं हुई थी। मोजार्ट एक बच्चा था। अगली बार ये विंडो खुलेगी तो साल होगा 2153। 1965 में जो भी इंसान जिंदा था, उसके पास इस ट्रेजेक्टरी को यूज करने का एग्जैक्टली एक ही मौका था, और उस मौके की एक्सपायरी डेट बस कुछ ही साल दूर थी। इस डिस्कवरी ने JPL में आग लगा दी। मिशन का नाम रखा गया ग्रैंड टूर। नासा ने इमेजिन किया कि मल्टीपल स्पेसक्राफ्ट चारों आउटर प्लैनेट्स के पास्ट जाएंगी, हर स्टॉप पर डेटा कलेक्ट करेंगी। लंबी खामोशी के लिए जो आगे थी, टीम ने कुछ तैयार किया था। कार्ल सैगन, जो उस वक्त प्लैनेटरी साइंस का पब्लिक फेस बन चुके थे, उन्होंने एक ऐसा मैसेज बनाने की कोशिश लीड की जो दोनों स्पेसक्राफ्ट के साथ ट्रैवल करे। रिजल्ट था गोल्डन रिकॉर्ड, एक गोल्ड प्लेटेड कॉपर डिस्क जिसमें 116 इमेजेस थीं, 55 भाषाओं में ग्रीटिंग्स थीं, दुनिया भर की कल्चर्स का 90 मिनट का म्यूजिक था, और विंड, सर्फ, पक्षियों की आवाज और हंसी जैसी नेचुरल साउंड्स थीं। रिकॉर्ड बनाने में $18,000 लगे। बीटल्स ने हियर कम्स द सन को इंक्लूड करने के लिए अप्रूव किया था, प्लैनेट पर सबसे रिकॉग्नाइजेबल सॉन्ग्स में से एक। फिर जिस रिकॉर्ड लेबल के पास राइट्स थे, उसने $1,00,000 की लाइसेंसिंग फीस मांगी। पूरे रिकॉर्ड का बजट उस डिमांड के 1/5 से भी कम था। सॉन्ग कट हो गया, लेकिन जो डिस्क पर एक्चुअली पहुंचा वो किसी भी पॉपुलर सॉन्ग से कहीं ज्यादा स्ट्रेंज और कहीं ज्यादा ह्यूमन है। एन ड्रूयन, जो सागन के साथ प्रोजेक्ट पर क्रिएटिव डायरेक्टर थीं, उनके ब्रेन वेव्स को एक इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफ से रिकॉर्ड किया गया और डिस्क के लिए 1 मिनट के ऑडियो में कॉम्प्रेस किया गया। वो और सागन प्रोजेक्ट के बारे में एक लेट नाइट फोन कॉल के दौरान एक दूसरे के प्यार में पड़ गए थे। रिकॉर्डिंग सेशन से बस कुछ दिन पहले उन्होंने किसी को नहीं बताया था। जैसे इलेक्ट्रोड्स उनके न्यूरल पैटर्न्स ट्रेस कर रहे थे, ड्रूयान ने बाद में कहा कि वो सोच रही थीं धरती की हिस्ट्री के बारे में, प्यार की नेचर के बारे में और उस फीलिंग के बारे में जब आप किसी खास इंसान के प्यार में पड़ रहे हों। वो ब्रेन वेव्स अब दोनों वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट के साथ हैं, 15 अरब माइल्स से भी ज्यादा दूर। कार्ल सागन ने बाद में अपनी वाइफ से डिवोर्स ली, जो खुद वॉयेजर प्रोजेक्ट पर काम करती थी। ये मैसी था, पेनफुल था और इंटायरली ह्यूमन था। गोल्डन रिकॉर्ड उस कॉम्प्लिकेटेड मोमेंट के निशान अपने साथ कैरी करता है, बाकी सब चीजों के साथ। टाइटन स्टडी हो जाने के बाद स्पेसक्राफ्ट ने अपने इंस्ट्रूमेंट्स आउटवर्ड की तरफ मोड़ लिए। सवाल उससे शिफ्ट हो गया कि प्रोब किसके पास्ट फ्लाई करेगी, उस इनविजिबल बाउंड्री की तरफ जिसे वो किसी दिन क्रॉस कर सकती है। साइंटिस्ट्स के पास उस बाउंड्री का एक क्लियर पिक्चर था। वो पिक्चर डेकेड्स से टेक्स्ट बुक्स में था। 55 साल से ज्यादा समय तक हर कोई उन डिटेल्स पर अग्री करता था। हमारा सूरज हर डायरेक्शन में चार्ज्ड पार्टिकल्स की एक कांस्टेंट स्ट्रीम ब्लो करता है। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का एक फ्लो जो सैकड़ों माइल्स पर सेकंड की रफ्तार से बाहर रेस करता है। इसे सोलर विंड कहते हैं।
वो विंड एक इनॉर्मस बबल इन्फ्लेट करती है, हमारे सूरज से धरती की दूरी से सैकड़ों गुना वाइड आउटवर्ड पुश करती है उस थिन गैस के खिलाफ जो तारों के बीच की स्पेस को फिल करती है। इस बबल का नाम है हीलियोस्फीयर। कुछ दूरी पर सोलर विंड स्लो डाउन होती है, सुपरसोनिक स्पीड से सबसोनिक स्पीड्स पर। इस बाउंड्री को टर्मिनेशन शॉक कहते हैं। उसके आगे विंड कंटिन्यू करती है, लेकिन स्लोली, कंप्रेस्ड और हीटेड होती हुई। इस रीजन को हीलियोशीथ कहते हैं और हीलियोशीथ के आउटर मोस्ट एज पर बैठती है हीलियोपॉज, वो फाइनल बाउंड्री जहां सूरज का इन्फ्लुएंस खत्म होता है और गैलेक्टिक एनवायरनमेंट शुरू होती है। हीलियोपॉज क्रॉस करो और आप सोलर सिस्टम के बाहर हैं। हर टेक्स्ट बुक इस बबल को एक डिस्टिंक्टिव शेप के साथ दिखाता था। क्योंकि हमारा सूरज गैलेक्सी में मूव करता है, हीलियोस्फीयर को एक ब्लंट नोज के साथ ड्रॉ किया जाता था जो आगे फेस कर रही हो और एक लॉन्ग टेल जो पीछे स्ट्रीम हो रही हो, बिल्कुल एक कॉमेट की तरह। फिजिक्स स्ट्रेट फॉरवर्ड लगती थी, किसी के पास इसे कॉन्ट्रडिक्ट करने का डेटा नहीं था। आधी सदी से ज्यादा तक कॉमेट टेल हीलियोस्फीयर उन बैकग्राउंड असम्पशंस में से एक बन गई जिस पर पूरा फील्ड बिना क्वेश्चन किए बिल्ड हुआ। मॉडल ने हर बाउंड्री पर स्पेसिफिक प्रेडिक्शंस भी दी थी। टर्मिनेशन शॉक पर एनॉमलस कॉस्मिक रेज वहीं एक्सेलरेट होंगे, हेलियोपॉज पर मैग्नेटिक फील्ड शार्पली रोटेट होगा, हमारे सूरज के फील्ड डायरेक्शन से गैलेक्टिक फील्ड डायरेक्शन की तरफ। ये रोटेशन वो सिंगल क्लियरेस्ट सिग्नेचर मानी जाती थी जो प्रूव करे कि स्पेसक्राफ्ट इनसाइड से आउटसाइड क्रॉस कर गई है। साइंटिस्ट्स को एक्सपेक्ट था कि वॉयेजर हर प्रेडिक्शन को एक एक करके कंफर्म करेगी। हीलियोस्फीयर एक सॉल्व्ड प्रॉब्लम माना जाता था, वॉयेजर उसे फाइनली कंफर्म करने के लिए था, एक नए मिस्ट्री का ओपनिंग चैप्टर बनने के लिए नहीं। फिर 14 फरवरी 1990 को स्पेसक्राफ्ट ने अपना कैमरा बैकवर्ड टर्न किया। जो उस सिंगल इमेज में कैप्चर हुआ वो आने वाले हर बाउंड्री क्रॉसिंग के इमोशनल कॉन्टेक्स्ट को रीशेप कर देने वाला था। वो इमेज धरती तक पहुंची तकरीबन 3 अरब 70 लाख माइल्स की दूरी से। प्रोसेस होने पर उसने हमारे प्लैनेट को लाइट का एक पेल पॉइंट दिखाया, कैमरा के फ्रेम के सिर्फ 0.12 पिक्सल्स। धरती कैमरा की ऑप्टिक्स से रिफ्लेक्टेड लाइट की एक स्कैटर्ड बीम के अंदर बैठी थी, लेंस में एक डिफेक्ट से बेयरली डिस्टिंग्विशेबल। कार्ल सैगन ने बाद में इस फोटोग्राफ को यूज किया साइंस कम्युनिकेशन की हिस्ट्री के सबसे कोटेड पैसेजेस में से एक लिखने के लिए। हर वॉर, हर लव स्टोरी, हर सिविलाइजेशन जो कभी एग्जिस्ट हुई 40 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के वांटेज पॉइंट से 1 पिक्सल के फ्रैक्शन में। लेकिन साइंटिफिक इम्प्लीकेशंस पोएटिक इम्प्लीकेशंस से अलग थीं। 40 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स पर वॉयेजर 1 ने टर्मिनेशन शॉक तक की दूरी का आधे से भी कम कवर किया था। सोलर सिस्टम का एज अब भी एक एब्स्ट्रैक्शन था, एक थियोरेटिकल लाइन जो फ्यूचर में किसी चार्ट पर थी। पेल ब्लू डॉट कैप्चर करने के बाद कैमरास परमानेंटली शट ऑफ कर दिए गए। वॉयेजर 1 दोबारा कभी कुछ फोटोग्राफ नहीं करेगी। जो पावर वो कैमरास कंज्यूम करते थे वो उन इंस्ट्रूमेंट्स के लिए चाहिए थी जो उन बाउंड्रीज पर मैटर करेंगे जिन्हें कैमरास वैसे भी कभी देख नहीं सकते थे। आप टर्मिनेशन शॉक की फोटोग्राफ नहीं ले सकते, आप हीलियोपॉज की पिक्चर नहीं खींच सकते। ये बाउंड्रीज इनविजिबल हैं, पार्टिकल काउंट्स और मैग्नेटिक फील्ड मेजरमेंट से डिफाइंड, विजिबल लाइट से नहीं। जो आगे आया वो था 14 साल की नियर साइलेंस। स्पेसक्राफ्ट आउटवर्ड कंटिन्यू किया तकरीबन 38,000 माइल्स पर आवर पर। डेटा धरती की तरफ ट्रिकल होता रहा 160 बिट्स पर सेकंड पर, एक ऐसे सिग्नल के थ्रू जो इतना फेंट था कि डीप स्पेस नेटवर्क की मैसिव डिशेस पर उसकी पावर रजिस्टर होती थी 10 की पावर -16 वॉट्स पर। पर्सपेक्टिव के लिए एक साधारण घर का बल्ब 60 वॉट्स यूज करता है। एग्जिस्टेंस में सबसे दूर ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट का सिग्नल 1 वॉट का इतना छोटा फ्रैक्शन डिलीवर करता है कि उसे एक्सप्रेस करने के लिए डेसिमल पॉइंट के बाद 16 जीरोस चाहिए। स्पेसक्राफ्ट का ऑनबोर्ड कंप्यूटर मॉडर्न सेल फोन से 30 लाख गुना कम मेमोरी होल्ड करता था। इंटरनेट से पहले, स्मार्टफोन की कॉन्सेप्ट से पहले, हर मेजरमेंट उस
हार्डवेयर ने कैप्चर और ट्रांसमिट की जो पर्सनल कंप्यूटर के आने से एक डिकेड पहले का था। 14 साल तक डेटा ने ग्रेजुअली डिक्लाइनिंग सोलर विंड और स्लोली इंक्रीजिंग कॉस्मिक रे काउंट दिखाया। ट्रेंड्स मॉडल से मैच कर रहे थे। टर्मिनेशन शॉक की तरफ अप्रोच एग्जैक्टली प्रिडिक्ट की गई थी। साइंटिफिक कम्युनिटी को एक्सपेक्ट था एक क्लीन कॉन्फर्मेटरी अराइवल। दिसंबर 2004 ने उस एक्सपेक्टेशन को तोड़ दिया। उन ट्रांसमिशंस में जो डेटा अराइव हुआ उसमें ऐसी सिग्नेचर्स थीं जो धरती के किसी भी इंस्टीट्यूशन के किसी भी मॉडल से मैच नहीं करती थीं। पहली बाउंड्री रीच हो गई थी और जो शॉक था वो कॉन्फर्मेशन नहीं था जिसका साइंस ने इंतजार किया था। वो था हर असम्पशन के टूटने की शुरुआत। अगले पार्ट में हम उस टर्मिनेशन शॉक के अंदर जाएंगे और देखेंगे कि उसने एग्जैक्टली किन किन मॉडल्स को तोड़ा और कैसे। 16 दिसंबर 2004 वॉयेजर 1 के इंस्ट्रूमेंट्स ने एक अब्रप्ट चेंज रजिस्टर किया। सोलर विंड वेलोसिटी ड्रॉप हुई, पार्टिकल एनर्जीज शिफ्ट हुई, सिग्नेचर्स एक ही इंटरप्रिटेशन के साथ कंसिस्टेंट थी। स्पेसक्राफ्ट ने टर्मिनेशन शॉक क्रॉस कर लिया था हमारे सूरज से 94 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की दूरी पर। 27 साल की फ्लाइट, डेकेड्स की थियोरेटिकल प्रेडिक्शन और फाइनली पहली बाउंड्री। साइंटिफिक कम्युनिटी ने सांस रोक ली। फिर दूसरे डेटा पॉइंट का इंतजार शुरू हुआ। वॉयेजर 2 जो हीलियोस्फीयर के ऑपोजिट साइड पर एक अलग पाथ पर ट्रैवल कर रही थी, अभी अप्रोच कर रही थी। वो टर्मिनेशन शॉक पर 30 अगस्त 2007 को पहुंची, अपने ट्विन के 3 साल बाद। हमारे सूरज से उस क्रॉसिंग की दूरी थी 84 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। 94 के मुकाबले 10 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स का गैप। माइल्स में वो डिफरेंस है तकरीबन 930 मिलियन माइल्स, यानी हमारे सूरज से सैटर्न की दूरी से भी ज्यादा। एक पल के लिए इसे रजिस्टर होने दीजिए। दोनों स्पेसक्राफ्ट ने एक ही बाउंड्री क्रॉस की, एक ही फिजिकल फिनोमिनन, लेकिन ऐसी डिस्टेंसेस पर जो रफली 1 अरब माइल्स से अलग थीं। हीलियोस्फीयर, जिसे हर मॉडल ने रफली सिमेट्रिक माना था, प्रोफाउंडली लॉपसाइडेड थी। कुछ बाहर से एक साइड पर दूसरी साइड से ज्यादा जोर से प्रेस कर रहा था। वो बबल जो हमारे सोलर सिस्टम को प्रोटेक्ट करती है, एक तरफ से दबाई जा रही थी, एक तरफ अंदर की तरफ पुश्ड, जबकि दूसरी तरफ और आगे एक्सटेंड हो रही थी। एक सिंगल मेजरमेंट एक अनोमली हो सकती है, इंस्ट्रूमेंट एरर एक लोकल डिस्टर्बेंस, लेकिन 2 मेजरमेंट्स, डिफरेंट स्पेसक्राफ्ट, डिफरेंट लोकेशंस, ईयर्स अपार्ट, एक ही इंप्लीकेशन कैरी करती हुई वो एविडेंस बनती हैं जो एक्सप्लेनेशन डिमांड करती है। 50 साल के थियोरेटिकल वर्क का कॉर्नरस्टोन, सिमेट्रिक हीलियोस्फीयर, एक वायबल मॉडल के रूप में खत्म हो गया। वो कॉन्फर्मेशन जिसकी साइंटिस्ट्स को एक्सपेक्ट थी, उसकी जगह एक कॉन्ट्रडिक्शन आई। बाउंड्री रियल थी, लेकिन उसकी लोकेशन प्रोफाउंडली नॉन यूनिफॉर्म थी। हमारे सोलर सिस्टम के अराउंड शील्ड वॉर्प्ड था, डिस्टॉर्टेड था, उन फोर्सेस से शेप था जिन्हें मॉडल्स अकाउंट करने में फेल हो गए थे। अकेले यही टेक्स्ट बुक्स को रीराइट करने के लिए काफी होता, लेकिन टर्मिनेशन शॉक के पास एक दूसरा सरप्राइज था। एनॉमलस कॉस्मिक रेज, वो हाई एनर्जी पार्टिकल्स जिन्हें साइंटिस्ट्स दशकों से ऑब्जर्व कर रहे थे, उन्हें इसी बाउंड्री पर अपनी एनर्जी रिसीव करनी थी। थ्योरी के मुताबिक टर्मिनेशन शॉक वो इंजन था जो उन्हें पावर करता था। इंटरस्टेलर मीडियम से आए पार्टिकल्स जो सोलर विंड में कैप्चर हो गए थे, वो शॉक फ्रंट के अक्रॉस आगे पीछे बाउंस करते, हर पास के साथ एनर्जी गेन करते, जब तक वो उन इनॉर्मस वेलोसिटीज तक नहीं पहुंच जाते जो धरती के करीब ऑब्जर्व होती थीं। मैकेनिज्म एलिगेंट था, वेल अंडरस्टूड था। वॉयेजर 1 ने उस इंजन को क्रॉस किया। एनोमलस कॉस्मिक रे काउंट पीक नहीं हुई, लेवल ऑफ नहीं हुई, वो क्लाइम करती रही। शॉक के आगे हीलियो शीट में डीपर पार्टिकल्स किसी अननोन सोर्स से एनर्जी गेन करती रहीं। जो बाउंड्री एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए थी, वो खुद एक्सप्लेनेशन की जरूरत में निकली। जो कुछ भी उन पार्टिकल्स को एक्सेलरेट कर रहा था, वो और आगे था, या ऐसी फिजिक्स से ऑपरेट कर रहा था जिसे कोई एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क डिस्क्राइब नहीं करता था। और सोलर सिस्टम कहां खत्म होता है का
सवाल अभी सिग्निफिकेंटली ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, क्योंकि अगर पहली बाउंड्री इतनी गलत थी तो दूसरी के बारे में क्या होगा। जब वॉयेजर 2 के इंस्ट्रूमेंट्स ने टर्मिनेशन शॉक क्रॉसिंग का अपना वर्जन कैप्चर किया, डेटा में कुछ ऐसा था जिसने अप्लाइड फिजिक्स लैबोरेटरी के रिसर्चर्स को सीधा बैठा दिया। पिकअप आयंस, इंटरस्टेलर मीडियम से ऐसे एटॉम्स जिनके इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रिप हो गए थे और सोलर विंड में स्वीप हो गए थे, वो वास्टली ज्यादा एनर्जी कैरी कर रहे थे जितनी किसी भी मॉडल ने प्रिडिक्ट की थी। रैल्फ ब्रांड, जो वॉयेजर 2 क्रॉसिंग का डेटा रिव्यू कर रहे थे, उनकी रिएक्शन हीलियोफिजिक्स कम्युनिटी में फेमस हो गई। टर्मिनेशन शॉक इंस्ट्रूमेंट्स के नंबर्स देखकर उनका रिस्पॉन्स था एक सिंगल वर्ड, व्हाट द। पिकअप आयंस इसलिए मैटर करते थे क्योंकि मॉडल्स ने उन्हें एसेंशियली माइनर प्लेयर्स माना था। बैकग्राउंड नॉइज, सोलर विंड पर पैसेंजर्स, प्रेजेंट लेकिन डायनामिकली अनइम्पॉर्टेंट। इसके बजाय वो टर्मिनेशन शॉक पर टोटल एनर्जी बजट का एक सिग्निफिकेंट फ्रैक्शन कैरी कर रहे थे। वो माइनर प्लेयर्स जो एक्चुअली हैवी वेट्स निकले, थ्योरी के लिए डिकेड्स तक इनविजिबल, उसी बाउंड्री की एनर्जी डायनामिक्स को डोमिनेट करते हुए जहां उन्हें इरेलेवेंट माना गया था। दोनों क्रॉसिंग्स को मिलाकर जो पिक्चर उभरी वो टेक्स्ट बुक्स वाली पिक्चर से फंडामेंटली अलग थी। बाउंड्री एग्जिस्ट करती थी, ये कंफर्म हुआ, लेकिन इसके बारे में बाकी हर चीज, इसकी डिस्टेंस, इसकी सिमेट्री, पार्टिकल एक्सेलरेटर के रूप में इसका रोल, इन सभी में प्रेडिक्शन से इस तरह डिविएशन थी जो नई फिजिक्स डिमांड करती थी। इन्वेस्टिगेशन अब अपनी सबसे इंपॉर्टेंट बाउंड्री की तरफ बढ़ रही थी, हीलियोपॉज, हीलियोस्फीयर की आउटर वॉल, वो लाइन जो हमारे सूरज की डोमेन को इंटरस्टेलर स्पेस से अलग करती है। टर्मिनेशन शॉक पर जो हर प्रेडिक्शन फेल हुई थी, उसने अगली क्रॉसिंग के स्टेक्स बढ़ा दिए थे। अगर मॉडल्स पहली है बाउंड्री के बारे में इतने गलत थे, तो क्या उन पर दूसरी के बारे में ट्रस्ट किया जा सकता था? लेकिन एक और प्रॉब्लम थी, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जिसका थियोरेटिकल फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं था। हीलियोपॉज एक्चुअली डिटेक्ट करने के लिए, प्रूव करने के लिए कि स्पेसक्राफ्ट हीलियोस्फीयर के अंदर से बाहर क्रॉस कर गई है, रिसर्चर्स को एक टाइप की मेजरमेंट सबसे ज्यादा चाहिए थी, स्पेसक्राफ्ट के अराउंड प्लाज्मा की डेंसिटी, टेम्परेचर और बिहेवियर। क्या स्पेसक्राफ्ट हॉट, स्पार्स सोलर विंड प्लाज्मा में थी, या वो इंटरस्टेलर मीडियम के कूलर, डेंसर प्लाज्मा में ट्रांजिशन हो गई थी? इस सवाल का जवाब देने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट डिजाइन हुआ था उसे प्लाज्मा साइंस एक्सपेरिमेंट कहते थे। ये चार्ज्ड पार्टिकल्स को डायरेक्टली मेजर करता था। स्पेसक्राफ्ट के प्लाज्मा एनवायरनमेंट में सबसे क्लियर विंडो, वॉयेजर 1 का प्लाज्मा साइंस एक्सपेरिमेंट सैटर्न पर 1980 में फेल हो गया था। वो इंस्ट्रूमेंट जो क्रॉसिंग कंफर्म करने के लिए सबसे क्रिटिकल था, स्पेसक्राफ्ट के हीलियोपॉज अप्रोच करने से 3 से भी ज्यादा डेकेड्स पहले डेड हो चुका था। वो डिटेक्टर जो प्लाज्मा ट्रांजिशन के अनएम्बिगुअस डायरेक्ट मेजरमेंट्स प्रोवाइड करता, वो वर्स्ट पॉसिबल मोमेंट पर डार्क हो गया था। वो उन साइंटिस्ट्स में से कई से ज्यादा समय से डेड था जो अब उस डेटा को एनालाइज कर रहे थे। वॉयेजर 2 के पास अभी भी एक वर्किंग प्लाज्मा डिटेक्टर था, लेकिन वॉयेजर 2 साल पीछे थी। एज के सबसे करीब वाली स्पेसक्राफ्ट जो वहां पहले पहुंचने वाली थी और पहले हिस्ट्री बनाने वाली थी, वो एसेंशियली उस सिंगल मेजरमेंट के लिए ब्लाइंड थी जो सबसे ज्यादा मैटर करती थी। साइंटिस्ट्स को इम्प्रोवाइज करना था। टीम इनडायरेक्ट मेथड्स की तरफ मुड़ी। प्लाज्मा वेव इंस्ट्रूमेंट जो ओरिजिनली जायंट प्लैनेट्स के करीब मैग्नेटाइज्ड प्लाज्मा में ऑसिलेशन स्टडी करने के लिए डिजाइन हुआ था, सराउंडिंग मीडियम की डेंसिटी इन्फर कर सकता था प्लाज्मा वेव्स की फ्रीक्वेंसी मेजर करके। हायर फ्रीक्वेंसीज का मतलब डेंसर प्लाज्मा। कॉस्मिक रे इंस्ट्रूमेंट्स पार्टिकल पॉपुलेशंस में शिफ्ट्स ट्रैक कर सकते थे। मैग्नेटोमीटर फील्ड स्ट्रेंथ और डायरेक्शन में चेंजेस मैप कर सकता था। साथ में ये इंस्ट्रूमेंट्स एक क्रॉसिंग के लिए या उसके खिलाफ एक सर्कमस्टेंशियल केस बिल्ड कर सकते थे, लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस डिसएग्रीमेंट इनवाइट करती है, और डिसएग्रीमेंट एग्जैक्टली वही था जो हुआ। हमारे सूरज से 113 से 122 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के बीच वॉयेजर वीकन एक ऐसे रीजन में एंटर हुई जिसका कोई नाम नहीं था,
क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि वो वहां है। स्टैग्नेशन रीजन, किसी भी मॉडल में ये कभी अपीयर नहीं हुआ था। किसी थियोरेटिकल फ्रेमवर्क ने इसके एग्जिस्टेंस को प्रेडिक्ट नहीं किया था। सोलर विंड, जो साल भर से स्पेसक्राफ्ट के हीलियो शीट में डीपर पुश करने के साथ स्लो हो रही थी, उसकी ग्रेजुअल डिसेलरेशन एक्सपेक्टेड थी। जो 113 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स पर हुआ वो कुछ और ही था। सोलर विंड की रेडियल वेलोसिटी 0 पर ड्रॉप हो गई। वो स्ट्रीम जो अरबों माइल से हमारे सूरज से आउटवर्ड ब्लो हो रही थी, सिंपली मूव करना बंद हो गई। फिर कुछ और स्ट्रेंज हुआ। विंड ने स्टॉपिंग से आगे जाकर डायरेक्शन रिवर्स कर दिया। इंस्ट्रूमेंट्स ने ऐसे फ्लोज डिटेक्ट किए जैसे सोलर विंड खुद पर फोल्ड बैक हो रही हो, ऐसी डायरेक्शंस में टंबल कर रही हो जिनका एक्सपेक्टेड आउटवर्ड पैटर्न से कोई रिलेशनशिप नहीं था। हीलियोस्फीयर इस रीजन में इनवर्ड कोलैप्स होती लग रही थी। विंड किसी एक्सटर्नल प्रेशर के खिलाफ पाइल अप हो रही थी और केओटिक डायरेक्शनलेस मोशन में रिबाउंड कर रही थी। 9 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के लिए तकरीबन 840 मिलियन माइल्स वॉयेजर 1 इस डिसऑर्डर्ड जोन से फ्लाई करती रही। सोलर विंड प्रेजेंट था लेकिन पर्पसलेस था। इसकी एनर्जी कोहेरेंट डायरेक्शन में फ्लो करने की जगह टर्बुलेंट एडीज में डिसिपेट हो रही थी। मैग्नेटिक फील्ड अनप्रिडिक्टेबली फ्लक्चुएट कर रहा था। पार्टिकल काउंट्स बिना किसी पैटर्न के ऑसिलेट कर रहे थे। ये रीजन एक ऐसे सिस्टम की तरह था जो एक्सट्रीम स्ट्रेस में हो। एक बबल जो बाहर से इतनी फोर्स से स्क्वीज हो रही हो कि वो विंड को स्टॉल और रिवर्स कर दे, जो हर दूसरे रीजन में अरबों माइल्स तक स्टेडली आउटवर्ड ब्लो होती रही थी। स्टैग्नेशन रीजन एक क्लू था, एक बड़ा, लाउड, 900 मिलियन माइल्स वाइड क्लू की बाउंड्री पर कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था। हीलियोपॉज क्लियरली एक क्लीन लाइन नहीं होने वाली थी। अगर अप्रोच इतनी कैओटिक थी तो क्रॉसिंग खुद ऐसी कॉम्प्लिकेशंस कैरी करेगी जो किसी मॉडल ने एंटिसिपेट नहीं की थी। जरा सोचिए कि उस पॉइंट तक इन्वेस्टिगेशन ने क्या एस्टैब्लिश किया था। टर्मिनेशन शॉक हीलियोस्फीयर के एक साइड पर दूसरी साइड से 10 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स क्लोजर था। अनॉमलस कॉस्मिक रेज वहां एक्सेलरेट नहीं हो रहे थे जहां थियरी ने कहा था। पिकअप आयॉन्स ऐसी एनर्जी कैरी कर रहे थे जिसे मॉडल्स ने डिकेड्स तक इग्नोर किया। क्रॉसिंग कंफर्म करने के लिए जो एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए था वो डेड था, और अब बाउंड्री से पहले 900 मिलियन माइल्स का एक कैओटिक, रिवर्स्ड, पर्पसलेस विंड का जोन था जिसका एग्जिस्टेंस एक कंप्लीट सरप्राइज था। हर मॉडल ने क्लीन ट्रांजिशंस का एक सीक्वेंस प्रिडिक्ट किया था। विंड स्लोज, विंड स्टॉप्स, बाउंड्री क्रॉस करो, इंटरस्टेलर स्पेस एंटर करो। इसके बजाय अप्रोच एक ऐसे सिस्टम जैसी लग रही थी जो स्टेजेस में फेल हो रहा हो। हर स्टेज पिछली से ज्यादा डिसऑर्डर्ड। टेक्स्ट बुक डायग्राम जिसमें नीट कॉन्सेंट्रिक जोन्स और क्रिस्प बाउंड्री लाइंस थीं। इंस्ट्रूमेंट्स जो एक्चुअली रिकॉर्ड कर रहे थे उससे ऑलमोस्ट कोई रिजेंबलेंस नहीं रखता था। और कहीं आगे स्टैग्नेशन रीजन के पार, टर्बुलेंस के पार, रिवर्स्ड फ्लोज के पार, कंफ्यूज्ड मैग्नेटिक फील्ड्स के पार हीलियोपॉज थी। वो बाउंड्री जिसके लिए पूरा मिशन 35 साल से बिल्ड हो रहा था। वॉयेजर 1 उसकी तरफ बढ़ रही थी एक डेड प्लाज्मा डिटेक्टर के साथ, फेल हो चुके मॉडल प्रेडिक्शंस के साथ, पीठ पर एक स्टैग्नेशन रीजन के साथ जो वहां होना ही नहीं चाहिए था, और ऐसे साइंटिस्ट्स की एक टीम के साथ जिन्हें डेटा के बारे में आर्ग्यू करना होगा क्योंकि वो उस एक चीज को मेजर नहीं कर सकते थे जो सवाल डायरेक्टली सेटल कर देती। वो क्रॉसिंग जब आएगी सबसे बड़ा सरप्राइज लेकर आएगी, और वो एक ऐसी बहस जलाएगी जो 1 साल से भी ज्यादा चलेगी। अगले पार्ट में हम उसी क्रॉसिंग पर जाएंगे। 25 अगस्त 2012 हमारे सूरज से 121.6 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की दूरी पर वॉयेजर 1 के इंस्ट्रूमेंट्स ने एक ड्रामेटिक शिफ्ट रजिस्टर की। गैलेक्टिक कॉस्मिक रेज, वो हाई एनर्जी पार्टिकल्स जो सुपरनोवाए, न्यूट्रॉन स्टार्स और मिल्की वे भर में बिखरी वायलेंट इवेंट्स से ओरिजिनेट होती हैं, अचानक सर्ज हुई। काउंट 3 गुना जंप हो गई। साथ ही साथ हमारे सूरज के इन्फ्लुएंस से जुड़े लोअर एनर्जी पार्टिकल्स प्लमेट हो गए। दोनों मेजरमेंट्स ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव हुई
इतनी शार्पनेस के साथ कि इंटरप्रिटेशन के लिए बहुत कम रूम था। पार्टिकल डेटा साफ था। स्पेसक्राफ्ट ने हीलियोपॉज क्रॉस कर ली थी, लेकिन एक क्रिटिकल मेजरमेंट ने कोऑपरेट करने से मना कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड। हीलियोपॉज के हर मॉडल ने प्रिडिक्ट किया था कि बाउंड्री पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शार्पली रोटेट होगी। हीलियोस्फीयर के अंदर फील्ड हमारे सूरज से शेप्ड और ओरिएंटेड होता है। बाहर गैलेक्टिक मैग्नेटिक फील्ड डोमिनेट करता है और उसकी ओरिएंटेशन अलग है। एक से दूसरे में ट्रांजिशन को मैग्नेटोमीटर डेटा में एक मेजरेबल अनएम्बिगुअस रोटेशन प्रोड्यूस करनी चाहिए थी। ये वो सिग्नेचर था, वो सिंगल मोस्ट एंटिसिपेटेड कॉन्फर्मेशन जो प्रूव करे कि स्पेसक्राफ्ट हमारे सूरज की डोमेन छोड़कर इंटरस्टेलर स्पेस में एंटर हुई है। रोटेशन कभी आई ही नहीं। फील्ड स्ट्रेंथ चेंज हुई, ये क्लियर था, लेकिन उसकी डायरेक्शन बाउंड्री के दोनों साइड्स पर एसेंशियली सेम रही। वो कंपास नीडल मेटाफोरिकली स्पीकिंग स्विंग होनी चाहिए थी, वो स्टेडी रही। इसका इम्प्लीकेशन स्टैगरिंग था। या तो मॉडल्स हीलियोपॉज पर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में गलत थे, या स्पेसक्राफ्ट ने एक्चुअली हीलियोपॉज क्रॉस नहीं की थी, या बाउंड्री खुद कुछ ऐसी थी जो किसी ने इमेजिन नहीं की थी। इस मिसिंग सिग्नेचर ने पूरी क्रॉसिंग को डाउट में डाल दिया। हीलियोफिजिक्स कम्युनिटी में आर्ग्यूमेंट्स तुरंत फूट पड़े। जिन रिसर्चर्स ने हीलियोपॉज के मॉडल्स बनाने में करियर्स लगाए थे, वो उस डेटा के सामने खड़े थे जो उनकी सबसे रिलायबल प्रेडिक्शन को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा था। कुछ ने पार्टिकल एविडेंस एक्सेप्ट किया और मैग्नेटिक एनोमली को एक मिस्ट्री माना जिसे सॉल्व किया जाए। दूसरों ने आर्ग्यू किया कि मैग्नेटिक फील्ड रोटेशन के बिना क्रॉसिंग कंफर्म्ड नहीं मानी जा सकती। डिबेट 1 साल से ज्यादा चली। पेपर्स पब्लिश हुए दोनों साइड से। कॉन्फ्रेंस पैनल्स हीटेड, एक्सचेंजेस में बदल गए। पब्लिक को बताया गया था कि प्रोब ने सोलर सिस्टम छोड़ दिया। बिहाइंड द सीन्स वो साइंटिस्ट्स जिन्होंने वो अनाउंसमेंट की थी आपस में फाइट कर रहे थे कि क्या ये सच था। और यहां वो डिटेल है जो इस पर्टिकुलर फेलियर को इतना सिग्निफिकेंट बनाती है। जब वॉयेजर 2 ने 6 साल बाद एक अलग डिस्टेंस पर, एक अलग ट्रेजेक्ट्री पर, हीलियोस्फीयर के ऑपोजिट साइड पर हीलियोपॉज क्रॉस की, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन एक बार फिर चेंज नहीं हुई। वही एनोमली, वही मिसिंग रोटेशन। 2 इंडिपेंडेंट क्रॉसिंग्स 6 साल और अरबों माइल्स से सेपरेटेड एक ही इम्पॉसिबल रिजल्ट प्रोड्यूस करती हुई। ये कंफर्म डेटा था जो दोनों स्पेसक्राफ्ट ने रेप्लिकेट किया था। हीलियोपॉज पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा करता है जो हीलियोफिजिक्स की हिस्ट्री में किसी भी मॉडल ने प्रिडिक्ट नहीं किया था। इस सवाल का कि क्या वॉयेजर 1 ने ट्रूली सोलर सिस्टम छोड़ा, सबसे वोकल स्केप्टिक मिलने वाला था, और उसका आर्ग्यूमेंट 1 डिकेड तक टिका रहा। लेनर्ड फिस्क कोई कॉन्ट्रारियन नहीं था, कोई फ्रिंज फिगर नहीं था। वो दुनिया के सबसे रिस्पेक्टेड हीलियोफिजिसिस्ट्स में से एक था जिसके पास हमारे सूरज के मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस और सोलर विंड की डायनामिक्स पर डेकेड्स का पब्लिश्ड वर्क था। जब उसने अगस्त 2012 का वॉयेजर 1 डेटा देखा, वो एक ऐसे कंक्लूजन पर पहुंचा जो नासा के ऑफिशियल अनाउंसमेंट के खिलाफ था। स्पेसक्राफ्ट ने हीलियोस्फीयर नहीं छोड़ी थी, उसकी रीजनिंग मैग्नेटिक फील्ड पर सेंटर्ड थी। अगर वॉयेजर 1 ट्रूली इंटरस्टेलर स्पेस में एंटर हुई होती तो सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड गैलेक्टिक एनवायरनमेंट को रिफ्लेक्ट करता, डायरेक्शन चेंज होती। वो नहीं हुई। फिस्क ने एक ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन प्रपोज की। स्पेसक्राफ्ट एक प्रीवियसली अननोन रीजन में एंटर हुई थी, हीलियोस्फीयर के अंदर ही एक ऐसा जोन जहां पार्टिकल पॉपुलेशंस इंटरस्टेलर कंडीशंस मिमिक करती थीं, जबकि मैग्नेटिक एनवायरनमेंट सोलर ऑरिजिन का रहा। एक तरह का एंटी चैम्बर अभी भी बबल के अंदर, जहां इनसाइड और आउटसाइड के यूजुअल मार्कर्स अनरिलायबल हो गए। ये वाइल्ड स्पेकुलेशन नहीं था, ये एक्चुअल डेटा पर ग्राउंडेड था। अनचेंज्ड मैग्नेटिक फील्ड एक फैक्ट था, पार्टिकल ट्रांजिशन भी एक फैक्ट था। फिस्क ने आर्ग्यू किया कि पार्टिकल डेटा अकेले क्रॉसिंग कंफर्म करने के लिए इनसफिशिएंट था जब मैग्नेटिक डेटा उसे कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा था। उसकी बात में दम था। डायरेक्ट प्लाज्मा मेजरमेंट्स के बिना जो डेड प्लाज्मा साइंस एक्सपेरिमेंट प्रोवाइड कर सकता था,
एविडेंस इनहेरेंटली इनकम्प्लीट था। दूसरे साइंटिस्ट्स उसके पीछे आ गए। वो ईयर लॉन्ग डिबेट जो सितंबर 2013 में नासा की फॉर्मल अनाउंसमेंट से पहले हुई, एक फॉर्मेलिटी नहीं थी। वो एक जेन्युइन साइंटिफिक आर्ग्यूमेंट था जिसमें क्रेडिबल रिसर्चर्स एक ही डेटा से ऑपोजिट कंक्लूजन्स पर पहुंचे। फिस्क ने अपनी पोजीशन सालों बाद तक मेंटेन की। 2022 तक पेपर्स पब्लिश किए जिनमें क्वेश्चन किया गया कि क्या स्पेसक्राफ्ट ट्रूली हमारे सूरज की डोमेन एग्जिट कर गई। ये कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट करता है कि साइंस फ्रंटियर पर एक्चुअली कैसे काम करती है। जब एक स्पेसक्राफ्ट एक ऐसी बाउंड्री क्रॉस करती है जो पहले कभी क्रॉस नहीं हुई, कोई इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन नहीं होती, कोई फ्लाई आउट करके चेक नहीं कर सकता। सारा डेटा स्पेसक्राफ्ट पर ही इंस्ट्रूमेंट से आता है, और जब वो इंस्ट्रूमेंट्स आपस में डिसएग्री करें तो इंटरप्रिटेशन इस पर डिपेंड करती है कि आप किस इंस्ट्रूमेंट पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं और कौन सा थियोरेटिकल फ्रेमवर्क आप लेकर आते हैं। हीलियोपॉज क्रॉसिंग क्लीन होनी चाहिए थी। इसके बजाय वो साइंटिफिक एम्बिग्युइटी की एक केस स्टडी बन गई। पार्टिकल्स ने एक बात कही, मैग्नेटिक फील्ड ने दूसरी। प्लाज्मा डिटेक्टर जो टाई ब्रेक कर सकता था, डेड था। डेडलॉक इंडेफिनेटली कंटिन्यू हो सकता था। जर्नल्स और कॉन्फ्रेंसेस में डिबेट होती रहती, कोई क्लियर रेजोल्यूशन नहीं, सिवाय इसके कि एक फिजिसिस्ट ने क्रॉसिंग से 20 साल पहले एक प्रेडिक्शन की थी, उस पर हंसा गया था और एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट छोड़ा था जो अल्टीमेटली स्केल्स टिप करने वाला था। 1992 में डॉन गुर्नेट नाम के एक फिजिसिस्ट ने हीलियोस्फीयर के आउटर रीचेस से एमिनेट होती फेंट रेडियो वेव एमिशंस डिटेक्ट की। सिग्नल्स वीक थे, इंटरमिटेंट थे और डिसमिस करना आसान था। गुर्नेट ने डिसमिस नहीं किया। उसने उनकी फ्रीक्वेंसीज एनालाइज की और डेटा का यूज करके हीलियोपॉज की डिस्टेंस कैलकुलेट की, हमारे सूरज से 116 से 170 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के बीच। प्रेडिक्शन स्केप्टिसिज्म के साथ मिली। डेटा थिन था, रेंज वाइड था। दूसरे रिसर्चर्स ने इसे स्पेक्युलेटिव माना, एक ऐसा एस्टिमेट जो सिर्फ तभी याद किया जाएगा जब सही निकले और तुरंत भुला दिया जाएगा अगर गलत हो। गुर्नेट ने अपने फाइंडिंग्स पब्लिश किए और दूसरे काम पर आगे बढ़ गए। वो प्रेडिक्शन 2 डिकेड्स तक लिटरेचर में लार्जली इग्नोर्ड पड़ी रही। फिर वॉयेजर 1 ने हीलियोपॉज क्रॉस की 121.6 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स पर, गुर्नेट की प्रिडिक्टेड रेंज के बिल्कुल अंदर। 20 साल डिसमिस किए जाने के बाद डेटा ने उसे सही साबित कर दिया था। लेकिन गुर्नेट का कंट्रीब्यूशन उस प्रेडिक्शन से आगे गया। उसका प्लाज्मा वेव इंस्ट्रूमेंट जो अभी भी वॉयेजर 1 पर फंक्शनिंग था, वो की बन गया उस डिबेट को रिजॉल्व करने के लिए जो फिस्क और दूसरों ने जलाई थी। प्लाज्मा साइंस एक्सपेरिमेंट डेड था। डायरेक्ट प्लाज्मा मेजरमेंट्स इम्पॉसिबल थे, लेकिन प्लाज्मा वेव इंस्ट्रूमेंट कुछ ऐसा कर सकता था जो इनडायरेक्ट था लेकिन इनॉर्मसली वैल्यूबल था। वो सराउंडिंग मीडियम में ऑसिलेशंस डिटेक्ट कर सकता था और उन ऑसिलेशंस की फ्रीक्वेंसी से स्पेसक्राफ्ट के अराउंड प्लाज्मा की डेंसिटी इन्फर कर सकता था। क्रॉसिंग के बाद के महीनों में इंस्ट्रूमेंट ने प्लाज्मा ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी में एक शार्प इंक्रीज डिटेक्ट की। जो डेंसिटी जंप इंप्लाइड हुई वो थी अप्रॉक्सीमेटली 40 गुना। हॉट स्पार्स सोलर विंड प्लाज्मा से एक कूलर, सिग्निफिकेंटली डेंसर मीडियम में जो इंटरस्टेलर एनवायरनमेंट के कंसिस्टेंट था, 40 गुना। ट्रांजिशन अब्रप्ट था और अनएम्बिग्युअस था। जहां मैग्नेटोमीटर ने फील्ड डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं दिखाई, प्लाज्मा वेव इंस्ट्रूमेंट ने डेंसिटी में इतना ड्रामेटिक चेंज दिखाया कि उसे बाउंड्री क्रॉसिंग के अलावा किसी और चीज से एक्सप्लेन करना मुश्किल था। यही वो एविडेंस था जिसने स्केल्स टिप किए। सितंबर 2013 में नासा ने ऑफिशियली हीलियोपॉज क्रॉसिंग अनाउंस की, गुर्नेट के प्लाज्मा वेव डेटा पर हेविली रिलाइंग करते हुए। पार्टिकल एविडेंस स्ट्रांग था, मैग्नेटिक एविडेंस कॉन्ट्रडिक्टरी था। प्लाज्मा वेव एविडेंस ने टाई ब्रेक किया। डॉन गुर्नेट 13 जनवरी 2022 को मर गए। वो प्रेशर फ्रंट 2 नहीं देख पाए। वो 2024 की इंजीनियरिंग क्राइसिस नहीं देख पाए। वो ट्रांसमीटर फेलियर नहीं देख पाए जिसने मिशन को ऑलमोस्ट साइलेंट कर दिया। लेकिन उनका इंस्ट्रूमेंट अभी भी एक्टिव है और उनकी प्रेडिक्शन 2 डिकेड्स तक मॉक्ड
स्पेस फिजिक्स की हिस्ट्री के सबसे प्रिसाइजली विंडिकेटेड फोरकास्ट्स में से एक के रूप में खड़ी है। इन्वेस्टिगेशन का पहला कंफर्म्ड क्रॉसिंग हो गया था। डिबेट ऑफिशियली सेटल हो गई थी। 6 साल बाद दूसरी स्पेसक्राफ्ट उसी बाउंड्री पर पहुंचने वाली थी। वो इंस्ट्रूमेंट कैरी कर रही थी जो उसके ट्विन के पास नहीं था। एक्सपेक्टेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड था। वॉयेजर 2 का वर्किंग प्लाज्मा डिटेक्टर वो डायरेक्ट कॉन्फर्मेशन प्रोवाइड करेगा जो वॉयेजर 1 कभी डिलीवर नहीं कर सकी। वो एक्सपेक्टेशन इस स्टोरी के बाकी सब एक्सपेक्टेशंस की तरह कॉम्प्लिकेटेड होने वाली थी। 5 नवंबर 2018 को वॉयेजर 2 ने हेलियोपॉज क्रॉस की, हमारे सूरज से तकरीबन 119 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स पर, अपने ट्विन से 2.6 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स क्लोजर। वॉयेजर 2 का प्लाज्मा साइंस एक्सपेरिमेंट काम कर रहा था। पहली बार एक स्पेसक्राफ्ट हेलियोपॉज पर प्लाज्मा ट्रांजिशन को डायरेक्टली मेजर कर सकती थी, बजाय इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट से इन्फर करने के। डेटा शार्प था। प्लाज्मा डेंसिटी में एक सडन ड्रामेटिक जंप ने बाउंड्री कंफर्म की। स्पेसक्राफ्ट सोलर विंड एनवायरनमेंट से डेंसर इंटरस्टेलर प्लाज्मा में क्रॉस कर गई थी। प्लाज्मा डिटेक्टर ने रियल टाइम में ट्रांजिशन रिकॉर्ड की। क्रॉसिंग डायरेक्टली कंफर्म थी, अनएम्बिगुअसली, उस इंस्ट्रूमेंट से जो एग्जैक्टली इसी मेजरमेंट के लिए डिजाइन हुआ था। लेकिन कुछ डिटेल्स ने फर्स्ट क्रॉसिंग के साथ अलाइन करने से मना कर दिया। दोनों स्पेसक्राफ्ट ने हीलियोस्फीयर के डिफरेंट साइड्स पर अलग डिस्टेंसेस पर अलग एंगल से क्रॉस किया था। दोनों ने शार्प प्लाज्मा ट्रांजिशन फाइंड की। दोनों ने कॉस्मिक रेज में चेंजेस मेजर किए और दोनों क्रॉसिंग्स पर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन चेंज होने से मना कर दिया। 2 बार, 2 स्पेसक्राफ्ट, एक ही अनोमली। अगले पार्ट में हम उस हेलियोपॉज के अंदर जाएंगे, उस टेम्परेचर पर जो किसी को प्रिडिक्ट नहीं थी, उस शेप डिबेट पर जिसने साइंटिस्ट्स की करियर्स दांव पर लगा दी, और उस रिबन पर जो स्काई में अपीयर हुई जिसे किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया था। दोनों क्रॉसिंग्स मिलाकर एक ऐसी पिक्चर पेंट करती थीं जो किसी भी प्री मिशन मॉडल ने एंटिसिपेट नहीं की थी। कुछ प्रॉपर्टीज शार्पली चेंज हुई। प्लाज्मा डेंसिटी, कॉस्मिक रे काउंट्स, हमारे सूरज से पार्टिकल्स का एनर्जी स्पेक्ट्रम। दूसरी प्रॉपर्टीज स्टबनली कंटिन्यूअस रहीं। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, जो सबसे क्लियरेस्ट मार्कर होनी चाहिए थी, स्मूथली ट्रांजिशन हुई, अगर हुई भी तो। किसी के पास कोई कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं थी। थियोरीज सर्कुलेट हुईं। शायद हेलियोस्फीयर और इंटरस्टेलर मीडियम के मैग्नेटिक फील्ड्स कॉस्मिक कोइंसिडेंस से उन लोकेशंस पर अलाइन थे जहां दोनों स्पेसक्राफ्ट ने क्रॉस किया। शायद बाउंड्री लेयर इतनी थिक थी कि मैग्नेटिक ट्रांजिशन एक सिंगल सरफेस पर शार्पली होने की जगह एक वास्ट डिस्टेंस पर ग्रेजुअली हुई। शायद दोनों फील्ड्स के बीच इंटरैक्शन ने एक कॉम्प्लेक्स लेयर्ड स्ट्रक्चर प्रोड्यूस किया, जिसे न थियरी ने प्रिडिक्ट किया था न प्रीवियस ऑब्जर्वेशन ने। हर थियरी में स्ट्रेंथ्स थे, हर थ्योरी में प्रॉब्लम्स थे। किसी पर कंसेंसस नहीं था। इन्वेस्टिगेशन उस पॉइंट पर पहुंच गई थी जहां कंफर्म्ड डेटा की एब्सेंस से ज्यादा कंफ्यूजिंग था। और उस बाउंड्री पर इंस्ट्रूमेंट्स ने कुछ ऐसा भी रिकॉर्ड किया जो फिजिकल इंट्यूइशन को इंटायरली डिफाई करता था। हीलियोपॉज पर दोनों वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट ने सराउंडिंग प्लाज्मा का टेम्परेचर मेजर किया। रीडिंग्स आईं 30,000 से 50,000 केल्विन के बीच। पर्सपेक्टिव के लिए, हमारे सूरज की विजिबल सरफेस का टेम्परेचर है तकरीबन 5,500 केल्विन। सोलर सिस्टम का एज, वो पॉइंट जहां हमारे सूरज का इन्फ्लुएंस फाइनली इंटरस्टेलर मीडियम को सरेंडर करता है, हमारे सूरज की सरफेस से 5 से 9 गुना ज्यादा गर्म है। जो सबसे ठंडा, सबसे दूर फ्रंटियर इमेजिनेबल था, वो एक फर्नेस निकला। स्पेसक्राफ्ट इसलिए नहीं पिघली क्योंकि डेंसिटी है। फिजिक्स में टेम्परेचर इंडिविजुअल पार्टिकल्स की एवरेज किनेटिक एनर्जी मेजर करता है। हीलियोपॉज पर हर इंडिविजुअल पार्टिकल टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डिग्रीज कॉरेस्पॉन्ड करने वाली वेलोसिटीज पर स्क्रीम कर रहा है, लेकिन उनमें से ऑलमोस्ट कोई नहीं है। प्लाज्मा इतना स्पार्स है कि वो जो टोटल एनर्जी कैरी करता है वो नेग्लिजिबल है। इसे इस तरह सोचिए, एक कैंप फायर का एक सिंगल एम्बर 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट पर हो सकता है। अगर वो सिंगल एम्बर आपके हाथ पर लैंड करे,
आप उसे ब्रश ऑफ कर देते हैं। टेम्परेचर रियल है, लेकिन डेंसिटी इतनी कम है कि वर्चुअली कोई एनर्जी आपकी स्किन में ट्रांसफर नहीं होती। हीलियोपॉज पर प्रिंसिपल सेम है, कॉस्मिक डायमेंशंस तक स्केल्ड अप। इंडिविजुअल पार्टिकल्स इनॉर्मस एनर्जी कैरी करते हैं, पर क्यूबिक मीटर इतने कम हैं कि स्पेसक्राफ्ट अनस्केथ ड्रिफ्ट करती है। लेकिन टेम्परेचर खुद एक्सप्लेनेशन डिमांड करता है। एक रीजन जो हमारे सूरज के इन्फ्लुएंस के एब्सोल्यूट फार्देस्ट रीच पर है, जहां सोलर विंड अरबों माइल से डिसेलरेटिंग और कूलिंग हो रही है, वो हमारी स्टेलर सरफेस से ज्यादा गर्म कैसे हो जाती है? सोलर विंड धरती की ऑर्बिट पर रफली 1 लाख से 3 लाख डिग्री फ़ारेनहाइट है। आउटर हीलियोस्फीयर तक पहुंचते पहुंचते वो कंसिडरेबली कूल हो चुकी होती है। टर्मिनेशन शॉक पर कंप्रेशन उसे कुछ रीहीट करता है, लेकिन हीलियोपॉज पर मेजर किए गए टेम्परेचर्स कंप्रेशन मॉडल्स की किसी भी प्रिडिक्शन से एक्सीड करते थे। लीडिंग एक्सप्लेनेशन में पाइलिंग अप इफेक्ट शामिल है। जैसे सोलर विंड हीलियोपॉज अप्रोच करती है, वो इंटरस्टेलर मीडियम के खिलाफ कंप्रेस होती है। वो कंप्रेशन किनेटिक एनर्जी को थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। पिकअप आयंस, वो इंटरस्टेलर एटम्स जो सोलर विंड में कैप्चर हो गए, एडिशनल एनर्जी कंट्रीब्यूट करते हैं जो पुराने मॉडल्स ने अकाउंट नहीं किया था। लेकिन कोई भी मॉडल मेजर्ड वैल्यूज को फुली रिप्रोड्यूस नहीं करता। बाउंड्री पर कंफर्म टेम्परेचर रेंज एक फैक्ट है जिसे थियरी अभी भी एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही है। हीलियोस्फीयर का एज एक क्वाइट, कूलिंग फ्रंटियर होनी चाहिए थी, जहां सोलर विंड की आखिरी सांसें इंटरस्टेलर डार्कनेस में फेड हों। इसके बजाय उसने ऐसे टेम्परेचर्स रजिस्टर किए जो स्टील को वेपराइज कर दें अगर डेंसिटी ज्यादा होती। इन्वेस्टिगेशन ने अब एस्टैब्लिश किया था कि बाउंड्री एसिमेट्रिक थी, मैग्नेटिकली अनोमलस थी, अपने ही डिस्कवरर्स के द्वारा डिबेटेड थी और अब्सर्डली हॉट थी। अब उसकी शेप का सवाल केओस में कोलैप्स होने वाला था। 55 से ज्यादा सालों तक हीलियोस्फीयर का हर डायग्राम एक ही शेप दिखाता था। एक ब्लंट नोज जो हमारे सूरज की गैलेक्सी में मोशन की डायरेक्शन की तरफ पॉइंट कर रहा हो, और एक लॉन्ग टेल जो पीछे स्ट्रीम हो रही हो, बिल्कुल एक कॉमेट की तरह। इमेज हर टेक्स्ट बुक में था, हर लेक्चर स्लाइड में, हर पब्लिक प्रेजेंटेशन में। कॉमेट टेल इंट्यूटिव था। हमारा सूरज गैलेक्सी में मूव करता है, सोलर विंड आगे कंप्रेस होती है, पीछे स्ट्रेच होती है, हवा में एक विंडसॉक की तरह। फिजिक्स ऑब्वियस लगती थी। फिर कसीनी स्पेसक्राफ्ट ने 2017 में सैटर्न के एटमॉस्फेयर में अपनी डेलिब्रेट डिस्ट्रक्शन से पहले एक अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ एविडेंस प्रोवाइड किया। इसके इंस्ट्रूमेंट्स एनर्जेटिक न्यूट्रल एटम्स मैप कर रहे थे, वो पार्टिकल्स जो तब बनते हैं जब चार्ज्ड सोलर विंड पार्टिकल्स न्यूट्रल इंटरस्टेलर एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज करते हैं। उन मेजरमेंट्स ने स्काई के एक ब्रॉड स्वॉथ को कवर किया और अंदर से देखी गई हीलियोस्फीयर की बाउंड्री का एक मैप प्रोड्यूस किया। जो शेप उभरी वो कॉमेट नहीं थी, वो एक बीच बॉल की तरह लगी, रफली स्फेरिकल, कोई इलोंगेटेड टेल नहीं। डेटा ने सजेस्ट किया कि हमारे सूरज की मोशन की डायरेक्शन के पीछे जो कुछ हो रहा था वो लॉन्ग टेपरिंग वेक नहीं था जो हर मॉडल ने प्रिडिक्ट किया था। उसी दौरान हीलियोफिजिसिस्ट मेरव ओफर हीलियोस्फीयर के मैग्नेटोहाइड्रोडायनामिक सिमुलेशंस रन कर रही थीं। उनके मॉडल्स ने भी कॉमेट प्रोड्यूस नहीं किया, उन्होंने कुछ फार स्ट्रेंजर प्रोड्यूस किया। 2 लोब्स ऑफ सोलर मटेरियल जो हमारे सूरज से बैकवर्ड कर्ल कर रहे थे, स्टेलर मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में ट्विस्टेड होकर एक ऐसी शेप में जो कुछ एंगल से एक क्रॉसॉन जैसी लगती थी। 2 फैट जेट्स स्पाइरली आउटवर्ड जाते हुए, कोई स्ट्रेट टेल नहीं। जब उन्होंने ये कॉन्फ्रेंसेस में प्रेजेंट किया, रिस्पॉन्स हॉस्टाइल था। ओफर ने डिस्क्राइब किया कि उन्हें हर कॉन्फ्रेंस में बाश्ट किया गया जहां उन्होंने क्रॉसॉन्ट मॉडल दिखाया। कॉमेट टेल शेप सिर्फ एक थियोरेटिकल प्रेडिक्शन नहीं थी, वो एक ऐसा कंसेंसस था जो इतना डीपली एम्बेडेड था कि उसे चैलेंज करने का मतलब था रिसर्चर्स की एक पूरी जनरेशन की प्रोफेशनल लेगेसी को चैलेंज करना। करियर रेप्यूटेशंस, पब्लिकेशन रिकॉर्ड्स और ग्रांट हिस्ट्रीज कॉमेट टेल हीलियोस्फीयर पर बिल्ड थे। दूसरे रिसर्चर्स ने एक जेलीफिश शेप प्रपोज किया, मैग्नेटिक फील्ड और प्लाज्मा की ट्रेलिंग टेंटिकल्स के साथ, जो हीलियोस्फीयर के पीछे
एसिमेट्रिकली स्ट्रीम हो रही थीं। क्रिमिगिस ने उस मोमेंट के इमोशनल वेट को कैप्चर किया। आप उस तरह का चेंज आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते डेकेडी, उन्होंने कहा। पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी ने 55 से ज्यादा साल अस्यूम किया था कि हीलियोस्फीयर का एक कॉमेट टेल है। आज तक मोस्ट रीसेंट लिटरेचर में कंफर्म्ड हीलियोस्फीयर की शेप पर कोई कंसेंसस नहीं है। कॉमेट डेड नहीं है, लेकिन अब वो डिफॉल्ट नहीं रहा। बीच बॉल, क्रॉसॉन्ट और जेलीफिश सब एक्टिव कंटेंडर्स हैं। वो बबल जो हमारे सोलर सिस्टम में हर जिंदा चीज को गैलेक्टिक रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है, उसकी शेप जेन्युइनली अननोन है। ओफर ने फाइट शुरू करने के लिए नहीं निकली थी। उनके मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक सिमुलेशंस एग्जिस्टेंस में हीलियोस्फीयर के सबसे सोफिस्टिकेटेड कॉम्प्यूटेशनल मॉडल्स में से कुछ सिंपली वो रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करते थे जो एक्सपेक्टेड था। जहां हर प्रीवियस मॉडल ने कॉमेट टेल जनरेट किया, उनके मॉडल ने 2 जेट्स ऑफ मैग्नेटाइज्ड सोलर मटेरियल जनरेट किए जो हमारे सूरज से बैकवर्ड कर्ल कर रहे थे, रोटेटिंग स्टेलर मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में एक दूसरे के अराउंड ट्विस्टिंग कर रहे थे। क्रॉसॉन्ट शेप की फिजिक्स स्पेसिफिक और रिप्रोड्यूसिबल थी। हमारे सूरज का मैग्नेटिक फील्ड सोलर साइकिल के दौरान रफली हर 11 साल में पोलैरिटी फ्लिप करता है। वो ऑसिलेटिंग फील्ड आउटफ्लोइंग सोलर विंड पर इम्प्रिंट होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव मैग्नेटिक पोलैरिटी के ऑल्टरनेटिंग सेक्टर्स क्रिएट करता हुआ। जब ये स्ट्राइप्ड विंड आउटर हीलियोस्फीयर तक पहुंचती है और इंटरस्टेलर मीडियम के खिलाफ पाइल अप होती है, ऑल्टरनेटिंग सेक्टर्स इंटरैक्ट करते हैं, रिकनेक्ट करते हैं और एक स्मूथ टेल की जगह एक बाइफर्केटेड स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करते हैं। 2 लोब्स ट्विस्टिंग, कर्लिंग, जैसे डो खुद पर फोल्ड हो रहा हो। रिजल्ट्स रिप्रोड्यूसिबल थे। दूसरे ग्रुप्स ने सिमिलर सिमुलेशंस रन किए और सिमिलर स्ट्रक्चर्स पाए। अंडरलाइंग फिजिक्स साउंड था। ओफर ने पेपर आफ्टर पेपर पब्लिश किए, हर एक मॉडल को रिफाइन करते हुए, हर एक उन कॉन्फ्रेंसेस पर रेजिस्टेंस के साथ मिलते हुए जहां कॉमेट टेल आधी सदी से डॉगमा था। रेजिस्टेंस इतनी इंटेंस क्यों थी? उनके वर्क की क्वालिटी की वजह से नहीं, इम्प्लीकेशन की वजह से। अगर हीलियोस्फीयर कॉमेट की जगह क्रॉसॉन्ट जैसी शेप्ड है, तो डेकेड्स के रिसर्च का थियोरेटिकल फ्रेमवर्क जो एक्सप्लेन करता है कि हीलियोस्फीयर इंटरस्टेलर मीडियम के साथ कैसे इंटरैक्ट करती है, उसे रिवीजन की जरूरत है। कॉस्मिक रे प्रोपगेशन मॉडल्स चेंज होंगे, हीलियोस्फीयर की शील्डिंग इफेक्टिवनेस के एस्टिमेट्स चेंज होंगे। एक डिफरेंट शेप का मतलब है गैलेक्सी के साथ एक डिफरेंट इंटरैक्शन, जिसका मतलब है बबल के अंदर हर चीज के लिए डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस। वॉयेजर डेटा ने कॉम्प्लेक्सिटी को सपोर्ट किया। एसिमेट्रिक टर्मिनेशन शॉक अपने 10 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिस्क्रेपेंसी के साथ एक स्मूथ सिमेट्रिक कॉमेट से ज्यादा एक कॉम्प्लेक्स मल्टी लोब स्ट्रक्चर के साथ कंसिस्टेंट था। कैओटिक स्टैग्नेशन रीजन एक सिंपल टेल की जगह कॉम्प्लेक्स इंटरनल डायनामिक्स वाली जियोमेट्री में ज्यादा इजीली एक्सप्लेन होता था। हीलियोपॉज पर अनचेंज्ड मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन एक ऐसे स्ट्रक्चर में ज्यादा सेंस बनाती थी जहां बाउंड्री थिक और लेयर्ड थी बजाय थिन और शार्प के। ओफर ओवरनाइट विंडिकेटेड नहीं हुई। डिबेट अभी भी एक्टिव है, लेकिन कॉमेट टेल अब ऑटोमेटिक असम्पशन नहीं रहा। वो शिफ्ट जो इस सेंचुरी में हीलियोफिजिक्स में सबसे सिग्निफिकेंट कंसेप्चुअल चेंजेस में से एक को रिप्रेजेंट करता है, लार्जली इसीलिए हुई क्योंकि एक रिसर्चर ने वो रिजल्ट्स पब्लिश करते रहना कंटिन्यू किया जो कम्युनिटी देखना नहीं चाहती थी। ओफर शेप के लिए लड़ रही थी। उसी दौरान धरती की ऑर्बिट में एक टेलीस्कोप ने कुछ ऐसा कैप्चर किया जो किसी भी शेप में फिट नहीं होता था। 2009 में नासा ने इंटरस्टेलर बाउंड्री एक्सप्लोरर लॉन्च किया, एक छोटा सैटेलाइट जो अर्थ ऑर्बिट से हीलियोस्फीयर की आउटर बाउंड्री मैप करने के लिए डिजाइन हुआ था। ये एनर्जेटिक न्यूट्रल एटम्स डिटेक्ट करता था, वो पार्टिकल्स जो तब बनते हैं जब हीलियोस्फीयर के एज से फास्ट चार्ज्ड पार्टिकल्स स्लो न्यूट्रल इंटरस्टेलर एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज करते हैं। वो न्यूट्रल एटम्स मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होते, स्ट्रेट लाइंस में अर्थ की तरफ फ्लाई करते हैं, उन कंडीशंस की इंफॉर्मेशन कैरी करते हुए जहां वो बने थे। इंटरस्टेलर बाउंड्री एक्सप्लोरर ने इन एटम्स को पूरे स्काई में मैप किया। जो मिला वो था एक रिबन, एक ब्राइट नैरो बैंड ऑफ एनर्जेटिक न्यूट्रल एटम इमिशंस
जो सेलेस्टियल स्फीयर के अक्रॉस स्ट्रेच हो रही थी। रिबन कॉन्सेंट्रेटेड थी, कोहेरेंट थी और कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड थी। हीलियोस्फीयर के किसी भी एग्जिस्टिंग मॉडल ने इसके एग्जिस्टेंस को प्रिडिक्ट नहीं किया था। किसी सिमुलेशन ने इसे प्रोड्यूस नहीं किया था। सोलर विंड और इंटरस्टेलर मीडियम के इंटरैक्शन की किसी भी थ्योरी ने सजेस्ट नहीं किया था कि डेटा में एक फोकस्ड रिबन ऑफ एमिशंस अपीयर होनी चाहिए। इंटरस्टेलर बाउंड्री। एक्सप्लोरर टीम ने एक फ्रेज यूज किया जो सालों तक कोटेड होता रहा। रिबन किसी भी थ्योरी से रिजेंबलेंस नहीं रखती थी। 15 से ज्यादा सालों से इसकी डिस्कवरी के बाद रिबन ने डजन्स ऑफ पेपर्स और मल्टीपल कंपीटिंग एक्सप्लेनेशंस जनरेट किए हैं। एक लीडिंग हाइपोथेसिस सजेस्ट करती है कि रिबन उस लोकेशन को मार्क करती है जहां इंटरस्टेलर मैग्नेटिक फील्ड धरती से लाइन ऑफ साइट के परपेंडिकुलर है, ऐसे कंडीशंस क्रिएट करती हुई जहां सेकेंडरी एनर्जेटिक न्यूट्रल एटम्स प्रेफरेंशियली इनर सोलर सिस्टम की तरफ डायरेक्टेड होते हैं। दूसरी हाइपोथेसिस हीलियोपॉज पर इंस्टेबिलिटीज प्रपोज करती है। तीसरी हीलियोस्फीयर के अराउंड इंटरस्टेलर मैग्नेटिक फील्ड की ड्रेपिंग इन्वॉल्व करती है। इनमें से कोई भी एक्सप्लेनेशन कंसेंसस तक नहीं पहुंची। रिबन हीलियोफिजिक्स में सबसे सिग्निफिकेंट अनएक्सप्लेन्ड फीचर्स में से एक रहती है। एक स्ट्रक्चर जो इंप्लाई करती है कि हीलियोस्फीयर और उसके सराउंडिंग एनवायरनमेंट के बीच एक ऐसा इंटरैक्शन है जो थ्योरी के लिए इनविजिबल था जब तक एक इंस्ट्रूमेंट ने उसे देखने की कोशिश नहीं की। और रिबन वो आखिरी सरप्राइज नहीं था जो इंटरस्टेलर स्पेस में इंतजार कर रहा था। अगले पार्ट में हम उस चीज पर जाएंगे जो वॉयेजर 1 ने हीलियोपॉज के पार सपोजिडली फीचरलेस इंटरस्टेलर स्पेस में 2020 में डिटेक्ट की, और उस आदमी की स्टोरी जिसने 50 साल तक इस पूरे मिशन को साथ रखा। 2020 में वॉयेजर 1 उस रीजन से गुजर रही थी जिसे सपोजिडली फीचरलेस इंटरस्टेलर मीडियम होना चाहिए था। हमारे सूरज से 150 से ज्यादा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स दूर, हीलियोपॉज के पार, स्टैग्नेशन रीजन के पार, टर्मिनेशन शॉक के पार, हीलियोस्फीयर की हर नोन बाउंड्री के पार। हर डेफिनेशन के मुताबिक स्पेसक्राफ्ट इंटरस्टेलर स्पेस में थी। इंस्ट्रूमेंट्स ने एक सडन चेंज डिटेक्ट किया। प्लाज्मा डेंसिटी तकरीबन 30% जंप हो गई। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कॉम्परेबल फ्रैक्शन से बढ़ी। दोनों मेजरमेंट्स साथ राइज हुई और एलिवेटेड रहीं, डेज के लिए, फिर वीक्स के लिए, फिर मंथ्स, फिर ईयर्स। जो सबसे रीसेंट डेटा अवेलेबल है उसके मुताबिक इनिशियल डिटेक्शन के 5 से ज्यादा साल बाद एलिवेटेड वैल्यूज अभी भी परसिस्ट करती हैं। साइंटिस्ट्स ने इस फिनोमेनॉन को नाम दिया प्रेशर फ्रंट 2। इसकी स्ट्रेंजनेस को सोचिए। वॉयेजर 1 एक ऐसे रीजन से गुजर रही है जो फीचरलेस वॉइड होना चाहिए था। टेक्स्ट बुक डिस्क्रिप्शंस में इंटरस्टेलर मीडियम वो स्पेस है जो तारों के बीच है, थिन, यूनिफॉर्म, लाइट ईयर्स की डिस्टेंसेस पर स्लोली वेरिइंग। एक सिंगल स्पेसक्राफ्ट के पाथ के स्केल पर एक शार्प, पर्सिस्टेंट स्ट्रक्चर फाइंड करना एंटिसिपेटेड नहीं था। वहां कुछ भी नहीं होना चाहिए था जो डेंसिटी में 30% की जंप क्रिएट करे, जो आधे डेकेड तक खुद को सस्टेन करे। नोबडी नोज व्हाट प्रेशर फ्रंट 2 इज। थ्योरीज रेंज करती हैं एक डिस्टेंट स्टेलर इवेंट से जनरेट हुई कंप्रेशन वेव, शायद एक सुपरनोवा शॉक फ्रंट जो हजारों सालों में इंटरस्टेलर मीडियम से प्रोपेगेट हुई हो, एक प्रीवियसली अननोन इंटरस्टेलर स्ट्रक्चर की बाउंड्री तक, जैसे डेंसर मटेरियल की एक वॉल जिसे हीलियोस्फीयर अप्रोच कर रही है या ऑलरेडी इंटरैक्ट कर रही है। कुछ रिसर्चर्स ने सजेस्ट किया है कि ये हीलियोस्फीयर की अपनी वेग से रिलेटेड हो सकती है, एक ऐसी डिस्टर्बेंस जो मीडियम में हमारे सूरज के पैसेज से क्रिएट हुई, जिसे वॉयेजर अब दूसरी तरफ से एनकाउंटर कर रही है। हर थियरी में प्रॉब्लम्स हैं। एक सुपरनोवा शॉक इन्वॉल्व्ड डिस्टेंसेस पर डिसिपेट हो जानी चाहिए। डेंसर मटेरियल की एक स्टैटिक वॉल दूसरे मेजरमेंट्स में विजिबल होनी चाहिए थी। एक हीलियोस्फेरिक वेग के प्रिडिक्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए जो डेटा से परफेक्टली मैच नहीं करते। प्रेशर फ्रंट 2 जो डेमॉन्स्ट्रेट करता है कंफर्म्ड डेटा से इंस्ट्रूमेंट से जो रियल टाइम में 15 अरब माइल्स दूर ऑपरेट कर रहे हैं,
वो ये है कि इंटरस्टेलर स्पेस में स्ट्रक्चर्स हैं, ऑर्गेनाइज्ड, परसिस्टेंट, मेजरेबल स्ट्रक्चर्स, जो किसी भी एग्जिस्टिंग मैप में अपीयर नहीं करते क्योंकि पहले कभी किसी के पास उन्हें डिटेक्ट करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट वहां नहीं था। हमारे पास हर स्ट्रक्चर पर एग्जैक्टली एक डेटा पॉइंट है, एग्जैक्टली एक ट्रेजेक्टरी से, एग्जैक्टली एक स्पेसक्राफ्ट से ऑब्जर्व किया गया। इन्वेस्टिगेशन मिस्ट्रीज पाइल अप करती जा रही थी जितनी तेजी से वो उन्हें रिजॉल्व कर रही थी, और जो आदमी आधी सदी तक इस पूरी कोशिश को साथ रखे हुए था उसका वक्त खत्म हो रहा था। एड स्टोन 1972 में वॉयेजर का प्रोजेक्ट साइंटिस्ट बन गए। स्पेसक्राफ्ट अगले 5 साल तक लॉन्च नहीं होने वाली थी। वो डिजाइन रिव्यूज के लिए वहां थे, इंस्ट्रूमेंट सिलेक्शंस के लिए, फंडिंग पर पॉलिटिकल बैटल्स के लिए, जुपिटर फ्लाई बाय के लिए, सैटर्न डिसीजन के लिए, यूरेनस सरप्राइज के लिए, नेपट्यून ट्रायम्फ के लिए, और हर उस बाउंड्री क्रॉसिंग के लिए जिसने सोलर सिस्टम के एज को रीडिफाइन किया। 50 साल उन्होंने वो पोजीशन उससे ज्यादा समय तक होल्ड की जितना ज्यादातर लोग अपनी पूरी प्रोफेशनल लाइफ में कोई भी सिंगल रोल होल्ड करते हैं। उनकी लीडरशिप में एक मिशन जो 4 साल तक 2 प्लैनेट्स पर चलने के लिए डिजाइन हुई थी, ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे लंबे समय तक चलने वाली स्पेस एक्सप्लोरेशन में ट्रांसफॉर्म हो गई। बजट फाइट्स अकेले ही ज्यादातर साइंटिस्ट्स को तोड़ देते। ग्रैंड टूर का कैंसलेशन, पीसमील एक्सटेंशंस, मिशन की कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस को कांग्रेस के सामने, नासा मैनेजमेंट के सामने, एडमिनिस्ट्रेटर्स के एक एवर चेंजिंग रोस्टर के सामने जस्टिफाई करने की कांस्टेंट जरूरत, जो स्टोन का ये कन्विक्शन शेयर नहीं करते थे कि आउटर हीलियोस्फीयर मैटर करती है। उन्होंने इन सब को नेविगेट किया, कैरिज्मा या पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग से नहीं, बल्कि डेटा के साथ एक अनशेकेबल कमिटमेंट से। जब टर्मिनेशन शॉक ने प्रेडिक्शंस डिफाई किए, स्टोन ने एनालिसिस ऑर्गेनाइज किया। जब हीलियोपॉज क्रॉसिंग ने 1 साल लंबी डिबेट जलाई, स्टोन ने कॉम्पिटिंग फैक्शंस मैनेज किए। जब लेनार्ड फिस्क ने आर्ग्यू किया कि स्पेसक्राफ्ट ने कभी सोलर सिस्टम नहीं छोड़ा, स्टोन ने इंश्योर किया कि डिसेंटिंग व्यू को मेजॉरिटी पोजीशन के साथ फेयर हियरिंग मिले। लिंडा स्पिलकर, जो 2022 में स्टोन की जगह प्रोजेक्ट साइंटिस्ट बनी, उन्होंने टीम की कल्चर को एक ऐसे तरीके से डिस्क्राइब किया जो रिवील करता है कि मिशन कितनी पर्सनल हो गई थी। हमारे बच्चे एक ही वक्त के आसपास हुए, उन्होंने कहा। हम 7 वेकेशंस पर जाते थे। ये अनोनिमस इंजीनियर्स का एक रोटेटिंग स्टाफ नहीं था। ये एक फैमिली थी जो एक स्पेसक्राफ्ट के साथ साथ एज हो रही थी, एक शेयर्ड कमिटमेंट से बंधी हुई एक ऐसी मशीन के साथ जो हमेशा एक बजट वोट से साइलेंस की तरफ थी। जाइमी रैंकिन 34 साल की उम्र में डेप्यूटी प्रोजेक्ट साइंटिस्ट बनी। वो वॉयेजर के लॉन्च के बाद पैदा हुई थी। जनरेशनल हैंड ऑफ रियल था और अर्जेंट था। स्टोन ने, गुरनेट ने, उन इंजीनियर्स ने जिन्होंने 1970 के दशक की शुरुआत में इंस्ट्रूमेंट्स डिजाइन किए थे जो इंस्टीट्यूशनल नॉलेज कैरी की वो कहीं और एग्जिस्ट नहीं करती थी। जब स्टोन रिटायर हुए और जब गुरनेट की मौत हुई, वो नॉलेज नैरो हो गई। हर डिपार्चर कुछ ऐसा ले गया जिसे रिप्लेस नहीं किया जा सकता था। सुजैन डॉड प्रोजेक्ट मैनेजर थीं, 15 से 20 लोगों की एक स्टाफ के साथ। 15 से 20 एग्जिस्टेंस में सबसे दूर ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट्स के लिए। टीम एक मध्यम आकार के रेस्टोरेंट की स्टाफ से भी छोटी थी। उस पर हर इंसान ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैरी कर रहा था जो एक बड़े मिशन में कई पोजीशंस को फिल करती। एड स्टोन 9 जून 2024 को मर गए, 88 साल की उम्र में। उनकी मौत के वक्त मिशन का हर सेंट्रल क्वेश्चन ओपन था। हीलियोस्फीयर की शेप, हीलियोपॉज की नेचर, अनोमलस कॉस्मिक रेज का सोर्स, प्रेशर फ्रंट 2 का मीनिंग, बाउंड्री पर मैग्नेटिक फील्ड मिस्ट्री। 50 साल की इन्वेस्टिगेशन और वो फंडामेंटल सवाल, सोलर सिस्टम कहां खत्म होता है, उस क्लीन आंसर से और दूर था जितना वो थे जब उन्होंने शुरू किया था। एक नया पेपर आने वाला था जो उस सवाल को और मुश्किल बना देगा। 2024 में टर्नर की लीड में एक रिसर्च टीम ने एक पेपर पब्लिश किया जिसने हीलियोपॉज को इस तरह रीफ्रेम किया कि पूरे वॉयेजर मिशन की फंडामेंटल नैरेटिव चैलेंज हो गई। हीलियोपॉज, उन्होंने आर्ग्यू किया,
दोनों वॉयेजर डेटा सेट्स और इंटरस्टेलर बाउंड्री एक्सप्लोरर के कॉम्प्लीमेंट्री मेजरमेंट्स के एनालिसिस के आधार पर एक थिन वॉल नहीं थी, वो एक थिक बाउंड्री लेयर थी, एक ट्रांजिशनल जोन जिसकी इनडिटर्मिनेट विड्थ में सोलर और इंटरस्टेलर एनवायरनमेंट्स ग्रेजुअली मिक्स होते थे, बजाय एक शार्प इंटरफेस पर मिलने के। इम्प्लीकेशंस उन दोनों क्रॉसिंग से ड्रॉन हर कंक्लूजन में रिपल हुई। अगर हीलियोपॉज थिक है थिन की जगह है, तो अनचेंज्ड मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन सडनली सेंस बनाती है। एक ग्रेजुअल ट्रांजिशन हमारे सूरज के मैग्नेटिक फील्ड को बाउंड्री लेयर में डीप तक परसिस्ट करने देती, अब्रप्टली फ्लिप होने की जगह स्लोली इवॉल्व होती हुई। स्टैग्नेशन रीजन, वो केओटिक बफर जोन जहां सोलर विंड जीरो पर ड्रॉप हुई और रिवर्स हुई, उसे एक वास्ट ट्रांजिशनल लेयर के इनर एज के रूप में री इंटरप्रेट किया जा सकता था, बजाय एक सेपरेट फिनोमिनन के। गर्नेट के इंस्ट्रूमेंट से डिटेक्ट किया गया 40 गुना प्लाज्मा डेंसिटी जंप लेयर के आउटर बाउंड्री की जगह लेयर के अंदर एक थ्रेशहोल्ड मार्क कर सकता था। लेकिन सबसे डेवस्टेटिंग इम्प्लीकेशन क्रॉसिंग के लिए थी। अगर हीलियोपॉज एक थिक बाउंड्री लेयर है, तो उसे क्रॉस करने का एक्चुअली मतलब क्या है? क्या वॉयेजर 1 इंटरस्टेलर स्पेस में है, या वो अभी भी बाउंड्री के अंदर कहीं है? हमारे सूरज की डोमेन और ट्रू इंटरस्टेलर मीडियम के बीच के थिक ट्रांजिशनल फॉग में बिल कर, जिन्होंने डिकेड्स तक गर्नेट के साथ काम किया था, ने सिचुएशन को ब्लंटली स्टेट किया। वॉयेजर प्रिस्टीन इंटरस्टेलर मीडियम में नहीं होगी। उन्होंने कहा, जब तक एक बाउंड्री क्रॉस नहीं होती जो लाइकली वॉयेजर 1 की प्रेजेंट लोकेशन से 100 या ज्यादा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स आगे है। नेथन श्वाड्रन, हीलियोस्फीयर की आउटर स्ट्रक्चर स्टडी करने वाले एक इंडिपेंडेंट रिसर्चर, ने कॉन्कर किया। प्रिस्टीन इंटरस्टेलर स्पेस, वो स्पेस जो ट्रूली हमारे सूरज के इन्फ्लुएंस से फ्री है, शायद 100 या ज्यादा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स और आगे है। नंबर्स रन करिए। वॉयेजर 1 अभी तकरीबन 165 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स पर है। अगर प्रिस्टीन इंटरस्टेलर स्पेस 265 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स या उससे आगे शुरू होती है, तो स्पेसक्राफ्ट ने ट्रू बाउंड्री तक की डिस्टेंस का बेयरली 60% कवर किया है। 2012 की सेलिब्रेशन, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो हेडलाइंस, वो फर्स्ट ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट इन इंटरस्टेलर स्पेस डिक्लेरेशन शायद एक ऐसे एग्जिट के लिए थी जो अभी तक फिनिश नहीं हुई। टर्नर पेपर ने क्लेम नहीं किया कि क्रॉसिंग मीनिंगलेस थी। प्लाज्मा ट्रांजिशन रियल था, कॉस्मिक रे शिफ्ट रियल था। 121.6 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स पर कुछ सिग्निफिकेंट हुआ था, लेकिन इनसाइड वर्सेस आउटसाइड की क्लीन बाइनरी फ्रेमिंग डेटा के वेट के नीचे कोलैप्स हो गई। हीलियोस्फीयर एक वॉल के साथ खत्म नहीं होती, वो ग्रेजुअली फेड होती है एक ऐसी डिस्टेंस पर जो शायद सैकड़ों एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स तक स्ट्रेच हो। और वॉयेजर उस फेड में हमारा एकमात्र इंस्ट्रूमेंट पावर खो रही है। हर वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट 470 वॉट्स की इलेक्ट्रिकल पावर के साथ लॉन्च हुई, 3 रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर से जनरेट होती हुई, जो प्लूटोनियम 238 की डिकेइंग हीट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। वो डिके कांस्टेंट है। प्लूटोनियम बजट फाइट्स या साइंटिफिक कंट्रोवर्सीज की परवाह नहीं करता। वो एक फिक्स्ड रेट पर डिके करता है और उसके साथ इलेक्ट्रिकल आउटपुट हर साल तकरीबन 4 वॉट्स ड्रॉप होती है। 2025 में हर स्पेसक्राफ्ट 300 से कम वॉट्स पर ऑपरेट करती है, एक टिपिकल हाउस होल्ड अप्लायंस से कम। हर वॉट एलोकेट होना चाहिए और एलोकेशंस एगनाइजिंग हो गए हैं। ईयर्स में इंस्ट्रूमेंट्स एक एक करके शट ऑफ होते रहे हैं। हर शटडाउन परमानेंटली एक ऐसे रीजन पर एक विंडो बंद कर देता है जिसे कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट ऑब्जर्व नहीं कर सकता। 2025 में हर स्पेसक्राफ्ट पर सिर्फ 3 इंस्ट्रूमेंट्स एक्टिव रहते हैं, 3 ओरिजिनल स्वीट ऑफ 11 में से। 25 फरवरी 2025 को वॉयेजर 1 पर कॉस्मिक रे सबसिस्टम शट ऑफ कर दिया गया पावर कंजर्व करने के लिए। ये उन इंस्ट्रूमेंट्स में से एक था जिसने हीलियोपॉज क्रॉसिंग डिटेक्ट की थी। मिशन की हिस्ट्री के सबसे सिग्निफिकेंट मोमेंट को कंफर्म करने में हेल्प करने वाला वो टूल सैक्रिफाइस कर दिया गया ताकि दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स कुछ और साल ऑपरेट कर सकें। हर इंस्ट्रूमेंट शटडाउन परमानेंट है, चीजें वापस ऑन नहीं होती।
पावर कभी नहीं बढ़ेगी। प्लूटोनियम डीके कंटिन्यू करेगा, आउटपुट ड्रॉप होती रहेगी और 2030 के दशक की शुरुआत तक कोई भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑपरेट करने के लिए इनफ पावर नहीं बचेगी। वॉयेजर स्पेस में मूव करती रहेगी, अपना गोल्डन रिकॉर्ड और अपने डेड इंस्ट्रूमेंट्स कैरी करते हुए, लेकिन वो डेटा भेजना बंद कर देगी। इन्वेस्टिगेशन की एक डेडलाइन है और वो डेडलाइन किसी भी रिप्लेसमेंट मिशन के अराइव होने से तेजी से अप्रोच कर रही है। लेकिन पावर खत्म होने से पहले स्पेसक्राफ्ट खुद एक अलग वजह से परमानेंटली साइलेंट होते होते बची। अगले पार्ट में हम उस क्राइसिस पर जाएंगे जो लेट 2023 में आई, जब वॉयेजर 1 ने सेंस बनाना बंद कर दिया, और उस सवाल का फाइनल जवाब जिसने ये पूरी इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी। लेट 2023 में वॉयेजर 1 ने सेंस बनाना बंद कर दिया। वो डेटा स्ट्रीम जो ऑलरेडी 160 बिट्स पर सेकंड की एक विस्पर थी, 15 अरब माइल्स से ज्यादा दूर से गिब्रिश में बदल गई। फ्लाइट डेटा सबसिस्टम जो साइंस और इंजीनियरिंग डेटा को ट्रांसमिशन के लिए पैकेज करता है, गाबल्ड रिपीटेटिव पैटर्न्स भेजने लगा जिनमें कोई यूजेबल इंफॉर्मेशन नहीं थी। जो कोई भी करप्टेड हार्ड ड्राइव या मैलफंक्शनिंग कंप्यूटर से डील कर चुका है, वो हाउस होल्ड स्केल पर उस एक्सपीरियंस से फैमिलियर है। अब सोचिए, वो कंप्यूटर 15 अरब माइल्स दूर है, 1970 के दशक की शुरुआत में बना। मॉडर्न सेल फोन से 30 लाख गुना कम मेमोरी, आप फिजिकली उस तक पहुंच नहीं सकते। जो भी कमांड आप भेजते हैं उसे अराइव होने में 23 घंटे से ज्यादा लगते हैं। हर रिस्पॉन्स 23 घंटे से ज्यादा में वापस आती है। एक सिंगल राउंड ट्रिप कम्युनिकेशन में लगभग 2 पूरे दिन लगते हैं। प्रॉब्लम इवेंचुअली फ्लाइट डेटा सबसिस्टम में एक करप्टेड मेमोरी चिप तक ट्रेस हुई, एक चिप जिसे रिप्लेस नहीं किया जा सकता था। कोई स्पेयर पार्ट्स नहीं, कोई रिपेयर मिशन नहीं, कोई रोबोट नहीं जो कंपोनेंट्स स्वैप कर सके। जेट प्रोपल्शन लैबोरेटरी के इंजीनियर्स को प्रॉब्लम को सिर्फ उन कमांड से सॉल्व करना था जो वो 15 अरब माइल्स के अक्रॉस ट्रांसमिट कर सकते थे, और स्पेसक्राफ्ट पर जो भी स्टिल फंक्शनल हार्डवेयर बचा था उससे। 5 महीने तक टीम ने प्रॉब्लम पर काम किया। जो सॉल्यूशन उन्होंने डिवाइस किया वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी था। उन्होंने करप्टेड चिप पर जो कोड था उसे लिया, उसे स्मॉलर सेगमेंट्स में तोड़ा और उन सेगमेंट्स को स्पेसक्राफ्ट के कंप्यूटर्स में दूसरे मेमोरी लोकेशंस के अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूट किया। इसके लिए न्यू सॉफ्टवेयर लिखनी पड़ी। उसे जितना पॉसिबल था उतने रिगरसली टेस्ट किया बिना लोकली आइडेंटिकल हार्डवेयर पर रन किए, क्योंकि आखिरी ग्राउंड बेस्ड टेस्ट यूनिट्स साल पहले डीकमीशन हो चुके थे। फिर उसे 23 घंटे की 1 वे डिले वाले सिग्नल पाथ के अक्रॉस अपलोड किया और उम्मीद रखी कि 47 साल पुराना कंप्यूटर उसे करेक्टली एग्जीक्यूट करेगा। 20 अप्रैल 2024 को साइंस डेटा रिस्टोर हो गया। 15 अरब माइल्स दूर से इंजीनियर्स ने एक ऐसे कंप्यूटर पर सर्जरी की जो उस पर काम करने वाले ज्यादातर लोगों से पुराना था, एक ऐसे सिग्नल का यूज करते हुए जो 1 बिलियंथ ऑफ अ वॉट से कमजोर था, 2 दिन के कम्युनिकेशन लैग के साथ, और वो सक्सीड हुए। उन्होंने अभी सांस भी नहीं ली थी जब 6 महीने बाद अक्टूबर 2024 में प्राइमरी ट्रांसमीटर फेल हो गया। प्राइमरी एक्स बैंड ट्रांसमीटर, जो लॉन्च से ही स्पेसक्राफ्ट और अर्थ के बीच मेन कम्युनिकेशंस लिंक था, डार्क हो गया। प्राइमरी ट्रांसमीटर खोना प्रैक्टिकली एक डेथ सेंटेंस है। कोई सर्विस कॉल नहीं, कोई रिप्लेसमेंट पार्ट नहीं, लेकिन वॉयेजर 1 ने एक बैकअप कैरी किया था, एक एस बैंड ट्रांसमीटर जो लॉन्च से पहले प्राइमरी सिस्टम के अलोंगसाइड इंस्टॉल किया गया था, एग्जैक्टली इस सिनारियो के लिए। एक डिटेल थी जो उसकी सर्वाइवल को अनलाइकली बनाती थी। वो एस बैंड ट्रांसमीटर आखिरी बार 1981 में यूज हुआ था। 43 साल की डॉर्मेंसी, 43 साल स्पेस के वैक्यूम में फ्लोटिंग, कॉस्मिक रेडिएशन के सामने, टेम्परेचर एक्सट्रीम्स के सामने और उस क्यूमुलेटिव डिग्रेडेशन के सामने जो टाइम सभी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पर इन्फ्लिक्ट करता है। किसी को नहीं पता था कि वो काम करेगा या नहीं। स्पेसक्राफ्ट के ऑनबोर्ड फॉल्ट प्रोटेक्शन सॉफ्टवेयर ने एक्स बैंड फेलियर डिटेक्ट की। अर्थ से किसी कमांड के बिना, किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के बिना, सॉफ्टवेयर ने एक प्री प्रोग्राम्ड रिस्पॉन्स एग्जीक्यूट किया।
बैकअप ट्रांसमीटर पर स्विच करो। वो कमांड उन सर्किट से ट्रैवल हुई जो 47 साल से करंट कैरी कर रहे थे, एक ऐसे ट्रांसमीटर तक पहुंची जो उनमें से 43 साल से साइलेंट था और उसे पावर अप करने के लिए कहा। 1970 के दशक की शुरुआत में बिल्ट एक ट्रांसमीटर जो उस वक्त से लास्ट यूज हुआ था जब पहली स्पेस शटल ने अभी फ्लाई नहीं किया था, पावर अप हुआ और डेटा होम भेजना शुरू कर दिया। सिग्नल कमजोर था। एस बैंड एक्स बैंड से लोअर फ्रीक्वेंसी और लोअर डेटा रेट पर ऑपरेट करता है, लेकिन सिग्नल था। डीप स्पेस नेटवर्क ने उसे डिटेक्ट किया। ग्राउंड पर इंजीनियर्स, जिनमें से ज्यादातर उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे जब बैकअप लास्ट एक्टिव था, ने सिग्नल कंफर्म किया। मिशन अलाइव था। 43 साल पुरानी हार्डवेयर उन इंजीनियर्स के द्वारा डिजाइंड जो बहुत पहले रिटायर हो गए या मर गए, उन कंपनीज के द्वारा मैन्युफैक्चर्ड जो शायद अब एग्जिस्ट भी ना करें। पर्सनल कंप्यूटर से पहले की स्पेसिफिकेशंस पर बिल्ट, उसने एग्जिस्टेंस में सबसे दूर ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट को परमानेंट साइलेंस से बचा लिया था। हीलियोस्फीयर एक एकेडमिक क्यूरियोसिटी नहीं है, ये रेडिएशन शील्ड है हमारे सोलर सिस्टम में हर जिंदा चीज के लिए। गैलेक्टिक कॉस्मिक रेज, वो हाई एनर्जी पार्टिकल्स जो सुपरनोवाए, न्यूट्रॉन स्टार कोलिजन्स और मिल्की वे भर में बिखरी कैटास्ट्रॉफिक इवेंट से जनरेट होती हैं, इंटरस्टेलर स्पेस में परमिएट करती हैं। वो लाइट की स्पीड के करीब ट्रैवल करती हैं। वो डीएनए डैमेज करने, इलेक्ट्रॉनिक्स डिग्रेड करने और प्लैनेटरी एटमॉस्फेयर्स की केमिस्ट्री ऑल्टर करने के लिए इनफ एनर्जी कैरी करती हैं। हीलियोस्फीयर इन पार्टिकल्स की मेजॉरिटी को डिफ्लेक्ट और अटेन्यूएट करती है। हीलियोपॉज क्रॉस करने पर वॉयेजर के इंस्ट्रूमेंट्स ने डायरेक्टली कंफर्म किया था। गैलेक्टिक कॉस्मिक रे काउंट्स 3 गुना जंप हुई। हीलियोस्फीयर के अंदर बबल इनकमिंग गैलेक्टिक रेडिएशन की मेजॉरिटी को अब्सॉर्ब और डिफ्लेक्ट करती है। बाहर गैलेक्टिक पार्टिकल एनवायरनमेंट की फुल अनशील्डेड फोर्स है। हीलियोस्फीयर धरती पर कॉस्मिक रे एक्सपोजर को रफली 2/3 कम करती है। इस प्लैनेट पर जो भी ऑर्गेनिज्म कभी जिया है, उसने उस बबल की प्रोटेक्शन के नीचे जिया है, लेकिन इम्प्लीकेशंस प्रेजेंट मोमेंट से आगे एक्सटेंड करती हैं। हमारा सूरज अभी रिलेटिवली लो डेंसिटी इंटरस्टेलर गैस के एक रीजन से गुजर रहा है जिसे लोकल इंटरस्टेलर क्लाउड कहते हैं। हीलियोस्फीयर का साइज और शेप उस मटेरियल की डेंसिटी को पार्शली रिफ्लेक्ट करती है जो बाहर से उसके खिलाफ प्रेस कर रही है। एक डेंसर मीडियम बबल को कॉम्प्रेस करता है, उसे श्रिंक करता है, उसकी शील्डिंग इफेक्टिवनेस कम करता है। तकरीबन 2000 साल के अंदर हमारा सूरज जी क्लाउड नाम के एक रीजन में एंटर करने का प्रोजेक्टेड है। इंटरस्टेलर मटेरियल का एक डेंसर पैच, एक डेंसर एक्सटर्नल मीडियम हीलियोस्फीयर को सिग्निफिकेंटली कंप्रेस करेगा, पोटेंशियली उस प्रोटेक्टिव बबल को श्रिंक करेगा और इनर सोलर सिस्टम को गैलेक्टिक कॉस्मिक रेडिएशन के हायर लेवल्स के सामने एक्सपोज करेगा। कितना हायर, ये हीलियोस्फीयर की शेप, थिकनेस और कंप्रेशन की डायनेमिक्स पर डिपेंड करता है। एग्जैक्टली वो सवाल जो वॉयेजर के डेटा ने दिखाया है कि हम अभी तक आंसर नहीं कर सकते। शेप डिबेट मैटर करती है, हीलियोपॉज की थिकनेस मैटर करती है, स्टैग्नेशन रीजन मैटर करता है, मैग्नेटिक फील्ड अनॉमली मैटर करती है, इंटरस्टेलर मीडियम की अननोन स्ट्रक्चर आगे मैटर करती है। ये सब एक ऐसे सवाल में फीड करते हैं जिसके डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस हैं जीवन के लिए इस धरती पर। ये शील्ड कितनी रेजिलिएंट है और क्या होता है जब इसे स्क्वीज किया जाता है? जुलाई 2025 में 280 से ज्यादा नासा एम्प्लॉइज ने एक पब्लिक डिक्लेरेशन पर साइन किए। डॉक्यूमेंट ने प्रपोज्ड बजट कट्स प्रोटेस्ट किए जो नासा की साइंस फंडिंग को 47% स्लैश कर देंगे। वॉयेजर उन मिशंस में लिस्टेड था जो रिस्क पर थे। थ्रेट की एरिथमेटिक सिंपल थी। वॉयेजर को अपना सिग्नल रिसीव करने के लिए डीप स्पेस नेटवर्क की जरूरत है। कैलिफोर्निया, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया में 3 स्टेशंस मैसिव रेडियो डिशेस ऑपरेट करते हैं जो स्पेसक्राफ्ट की इम्पॉसिबली फेंट ट्रांसमिशंस डिटेक्ट करने में केपेबल हैं। वो स्टेशंस कई मिशन सर्व करते हैं। रिड्यूस्ड फंडिंग का मतलब है रिड्यूस्ड ऑपरेटिंग आवर्स। रिड्यूस्ड ऑपरेटिंग आवर्स का मतलब है कुछ मिशंस एंटेना टाइम खोते हैं। एक स्पेसक्राफ्ट के लिए जिसका सिग्नल 10 की पावर
-16 वॉट्स की स्ट्रेंथ पर अराइव करता है, एंटेना टाइम का हर खोया हुआ आवर स्पेस के उस रीजन से डेटा का एक खोया हुआ आवर है जिसे कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट रीच नहीं कर सकता। ग्राउंड पर साइलेंस स्पेस में डेथ से इंडिस्टिंग्विशेबल है। दोनों वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट इरिप्लेसेबल हैं। कोई बैकअप मिशन नहीं है, कोई स्पेसक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन के अंडर नहीं है जो हमारी लाइफ टाइम्स में इंटरस्टेलर स्पेस रीच करेगी। प्रोब्स ने जो डिस्टेंस कवर की उसे नियरली 50 साल की कंटिन्यूअस फ्लाइट लगी। आज लॉन्च्ड कोई भी रिप्लेसमेंट करंट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी से हीलियोस्फीयर की बाउंड्रीज तक पहुंचने में डिकेड्स लेगी और ओरिजिनल वॉयेजर्स के लॉन्ग साइलेंट हो जाने के बाद अराइव करेगी। वॉयेजर अभी जो भी कलेक्ट कर रही है, हीलियोपॉज की थिक बाउंड्री लेयर के बारे में, प्रेशर फ्रंट 2 के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड एनोमली के बारे में, इंटरस्टेलर मीडियम की स्ट्रक्चर्स के बारे में, वो किसी दूसरे तरीके से कलेक्ट नहीं किया जा सकता। वही कांग्रेशनल बजट डिसीजन का टाइप जिसने 50 साल पहले ग्रैंड टूर को किल किया था जब वो बहुत एक्सपेंसिव था, अब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने से पहले उसे एंड करने की धमकी दे रहा है। और इन्वेस्टिगेशन कहीं क्लोज टू कंप्लीट नहीं है। वॉयेजर 1 अभी तकरीबन 165 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स पर है, तकरीबन 38,000 माइल्स पर आवर की रफ्तार से। वो स्पीड इनॉर्मस लगती है। इंटरस्टेलर डिस्टेंसेस के कॉन्टेक्स्ट में ये बेयरली एक क्रॉल है। ओर्ट क्लाउड, आइसी बॉडीज का वो वास्ट स्फीरिकल शेल जो सोलर सिस्टम की ग्रेविटेशनल बाउंड्री मार्क करता है, रफली 2000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स पर शुरू होता है। करंट स्पीड पर वॉयेजर 1 ओर्ट क्लाउड के इनर एज पर तकरीबन 300 साल में पहुंचेगी। उसे गुजरने में रफली 30,000 साल लगेंगे। ओर्ट क्लाउड इतना इनॉर्मस है कि 38,000 माइल्स पर आवर पर भी उसे ट्रवर्स करने में रिकॉर्डेड ह्यूमन सिविलाइजेशन की एंटायरिटी से ज्यादा समय लगता है। तकरीबन साल 40,272 में वॉयेजर 1 कमेलोपार्डालिस कॉन्स्टेलेशन में G7 फासोंडे 45 नाम के एक डिम रेड ड्वार्फ स्टार के तकरीबन 1.6 लाइट ईयर्स के अंदर से गुजरेगी। तब तक स्पेसक्राफ्ट टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के लिए डेड हो चुकी होगी। एक साइलेंट आर्टिफैक्ट जो एक गोल्ड प्लेटेड कॉपर रिकॉर्ड और उन इंस्ट्रूमेंट्स का रेजिडुअल चार्ज कैरी करती है जो 2030 के दशक में प्लूटोनियम खत्म होने के साथ डेड हो गए, एक दूसरे स्टार के नेबरहुड से ड्रिफ्ट करती हुई। तो सोलर सिस्टम एक्चुअली कहाँ खत्म होता है? अगर बाउंड्री ग्रेविटेशनली डिफाइन होती है, ओर्ट क्लाउड में कॉमेट्स और आइसी बॉडीज पर हमारे सूरज के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस की एक्सटेंट से, तो वॉयेजर ने एज तक की डिस्टेंस का 1/10 भाग भी कवर नहीं किया है। 165 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स 2000 में से। ग्रेविटेशनल सोलर सिस्टम वास्टली हीलियोस्फीयर से बड़ा है और वॉयेजर उसकी आउटर बाउंड्री के नोवेयर क्लोज नहीं है। अगर बाउंड्री हीलियोपॉज से डिफाइन होती है, वो प्लाज्मा ट्रांजिशन जो दोनों स्पेसक्राफ्ट ने डिटेक्ट की, तो हाँ, वॉयेजर ने 2012 में क्रॉस किया। लेकिन टर्नर की थिक बाउंड्री लेयर का मतलब है कि स्पेसक्राफ्ट अभी भी एक ट्रांजिशनल जोन में विंग कर रही हो सकती है, अभी तक प्रिस्टीन इंटरस्टेलर स्पेस में नहीं। अगर बाउंड्री प्रिस्टीन इंटरस्टेलर मीडियम से डिफाइन होती है, हमारे सूरज के इन्फ्लुएंस के किसी भी ट्रेस से अनकंटामिनेटेड, तो एस्टिमेट सजेस्ट करते हैं कि स्पेसक्राफ्ट के पास पोटेंशियली सैकड़ों एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स अभी भी जाने हैं। सवाल का एक जवाब नहीं है, इसके मल्टीपल आंसर्स हैं, हर एक अलग फिजिकल डेफिनेशन से कॉरेस्पॉन्डिंग। और वॉयेजर के डेटा ने हर डेफिनेशन को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और कम सेटिस्फाइंग बना दिया है जितनी वो किसी भी मेजरमेंट से पहले थी। 2012 में दुनिया को बताया गया था कि वॉयेजर 1 ने सोलर सिस्टम छोड़ दिया। डेटा एक अलग स्टोरी बताता है, एक सिंपलर स्टोरी नहीं, एक क्लीनर स्टोरी नहीं, एक स्ट्रेंजर, ज्यादा अनसेटल्ड स्टोरी जो इनकम्प्लीट रहती है। टर्मिनेशन शॉक सिमेट्रिक नहीं था, हीलियोस्फीयर लॉपसाइडेड है, इंटरस्टेलर मीडियम से एक साइड पर अंदर की तरफ प्रेस्ड। एनॉमलस कॉस्मिक रेज वहां एक्सेलरेट नहीं हुए जहां 50 साल की थियरी ने कहा था। पिकअप आयॉन्स ने ऐसी एनर्जी कैरी की जिसने टर्मिनेशन शॉक के एनर्जी बजट को इनवैलिडेट किया। प्लाज्मा डिटेक्टर जो हीलियोपॉज डिबेट सेटल कर सकता था, डेड था। सैटर्न पर ब्रोकन बाउंड्री रीच होने से 32 साल पहले। स्टैग्नेशन रीजन
900 मिलियन माइल्स वाइड कैओटिक रिवर्स्ड सोलर विंड का जोन बिना वार्निंग के एक ऐसे रीजन में अपीयर हुआ जिसे कोई मॉडल ने प्रिडिक्ट नहीं किया। हीलियोपॉस क्रॉसिंग ने एक्सपेक्टेड पार्टिकल सिग्नेचर्स और कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड मैग्नेटिक रिजल्ट प्रोड्यूस किया। फील्ड डायरेक्शन स्टेडी रही। 2 क्रॉसिंग्स, 2 स्पेसक्राफ्ट, सेम एनोमली। डॉन गुरनेट ने 1992 में हीलियोपॉस की डिस्टेंस प्रिडिक्ट की और उस पर हंसा गया। वो सही थे। उनके इंस्ट्रूमेंट ने डिबेट सेटल की। वो अगले मिस्ट्रीज इमर्ज होने से पहले मर गए। मेरा वोफर ने हीलियोस्फीयर को क्रॉसॉन की तरह मॉडल किया और हर कॉन्फ्रेंस पर मॉक्ड हुई। उनके सिमुलेशंस अब ट्रू शेप के लीडिंग कैंडिडेट्स में हैं। कोई कंसेंसस नहीं। लेनर्ड फिस्क ने आर्ग्यू किया कि स्पेसक्राफ्ट कभी ट्रूली नहीं गई। टर्नर की थिक बाउंड्री लेयर सजेस्ट करती है कि वो जितना किसी ने एक्नॉलेज किया उससे ट्रूथ के करीब हो सकते थे। इंटरस्टेलर बाउंड्री एक्सप्लोरर ने स्काई के अक्रॉस एक रिबन फाइंड किया जिसे किसी थ्योरी ने प्रिडिक्ट नहीं किया था। प्रेशर फ्रंट 2 इंटरस्टेलर मीडियम में एलिवेटेड डेंसिटी और मैग्नेटिक प्रेशर की एक पर्सिस्टेंट वॉल, इसकी डिटेक्शन के 5 साल बाद कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। हीलियोपॉस हमारे सूरज की सरफेस से ज्यादा गर्म है। हीलियोस्फीयर की शेप अननोन है। वॉयेजर 1 एक बैकअप ट्रांसमीटर के थ्रू कम्युनिकेट करती है जो 1981 में लास्ट यूज्ड था। इसका प्राइमरी ट्रांसमीटर डेड है। इसका कॉस्मिक रे डिटेक्टर फरवरी 2025 में शट ऑफ हो गया। 3 इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं। पावर हर साल 4 वॉट्स ड्रॉप करती है। प्लूटोनियम नेगोशिएट नहीं करता। टीम 15 से 20 लोग हैं। बजट को 47% कट फेस है। 280 नासा एम्प्लॉइज ने उस डिसीजन को प्रोटेस्ट करते हुए एक डिक्लेरेशन साइन किया। वो सवाल जिसने ये पूरी इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की, सोलर सिस्टम कहाँ खत्म होता है, आज उस रेजोल्यूशन से और दूर है जितना तब था जब वॉयेजर ने 1977 में लॉन्च किया था। हर बाउंड्री जो स्पेसक्राफ्ट ने क्रॉस की वो प्रिडिक्ट की गई से ज्यादा कॉम्प्लेक्स निकली। हर मॉडल जो उसने टेस्ट किया वो ऐसे तरीकों से गलत निकला जिसने आंसर्स की जगह नए क्वेश्चंस जनरेट किए। सोलर सिस्टम का एज एक लाइन हो सकती है, या एक फॉग, या एक थिक ट्रांजिशनल जोन सैकड़ों एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स वाइड। ये प्लाज्मा या ग्रेविटी या मैग्नेटिक फील्ड्स या प्रिस्टीन इंटरस्टेलर मीडियम से डिफाइन हो सकती है, जहां तक अभी तक कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं पहुंचा। और इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करने में केपेबल एकमात्र मशीन 15 अरब 4 करोड़ माइल्स दूर है। डिकेइंग प्लूटोनियम से पावर्ड 3 इंस्ट्रूमेंट्स पर रनिंग और एक 43 साल पुराने बैकअप ट्रांसमीटर पर एक गोल्डन रिकॉर्ड कैरी करती हुई, जिसमें एक ऐसी औरत के ब्रेन वेव्स हैं जो प्यार में पड़ रही थी। इन्वेस्टिगेशन ओपन है। मशीन मर रही है और उसे रिप्लेस करने के लिए कुछ भी नहीं है।